चलो जीएसटी का रिवीजन है बराबर। अभी इतना लेट तो जीएसटी पढ़ तो लिया ही होगा एटलीस्ट, या नहीं पढ़ा है बराबर है बेटा। ये जो समरी नोट्स है, ये नोट्स आपको जो नोटबुक में लिखा है उसी से बनाया हुआ बराबर है। तो ये नोट्स में भेजूंगा नहीं, आपके नोटबुक में जो है वही है, तो इसको मांगना नहीं बराबर है, बिकॉज आपके नोटबुक में जो लिखा है वही एग्जैक्ट वही है। चलो इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूँ, सुन रहे हो क्या नहीं पता बराबर है। पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, प्लीज बोलना फटाफट से। जीएसटी तीन टाइप का इंडिया में एप्लीकेबल है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी बराबर है। अब इसमें क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा जीएसटी कभी आएगा। तो पहला अपने को दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 246A बराबर है, बोलता है कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास पावर है, मतलब कौन सा टैक्स आएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बराबर है। ओके, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो कौन सा टैक्स आएगा, आईजीएसटी। रिपीट करोगे, इंट्रा है तो कौन सा टैक्स है, सी एन एस जीएसटी, इंटर है तो कौन सा टैक्स है, आईजीएसटी। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल है, बट अभी आएगा फ्रॉम अ लेटर डेट, फ्रॉम अ लेटर डेट। कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट्स, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल। जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, बट अभी एप्लीकेबल है, लेटर डेट से आने वाला है, लेटर डेट से आने वाला है, इतना पॉइंट समझेगा। आर्टिकल नंबर 269A, आईजीएसटी लेवी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट डिवाइड किसमें होएगा, सेंटर एंड स्टेट इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय जीएसटी काउंसिल। इतना पॉइंट क्लियर है। आर्टिकल 279A, प्लीज बोलना, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी में जो भी डिसीजन है, ये सिर्फ एग्जांपल है, रेट ऑफ टैक्स क्या होएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कौन से टैक्सेस सबसम हो गए, लेटर डेट पे जीएसटी कभी से आएगा, एल्कोहल पे क्या, सुन रहे हो क्या, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय हूम, जीएसटी काउंसिल बराबर है। एम आई ऑडिबल, वॉइस प्रॉपर है अभी, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। आंसर बोलोगे, जीएसटी काउंसिल में चेयरमैन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, एक मेंबर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इंचार्ज फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस, एंड 1 मेंबर विल बी नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट, और हर एक स्टेट से एक एक मेंबर आएगा, जो भी मेंबर आएगा उसमें से एक जन क्या बन जाएगा, वाइस चेयर। अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक वोट डाला तो उसका वेट है 1/3, और स्टेट गवर्नमेंट का सबका मिला के वेट कितना है, 2/3, फाइनेंस मिनिस्टर का कितना है एंड स्टेट मिनिस्टर्स का कितना है, 2/3। इतना पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 366 प्लीज कोई बोलेगा, जीएसटी इज अ ड्यूटी या टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस एंड बोथ, एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑन क्या था, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। रिपीट नहीं कर रहे हैं, जीएसटी इज अ ड्यूटी या टैक्स ऑन व्हाट, और सर्विसेज और बोथ, एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑन क्या बोला है, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इतना पॉइंट क्लियर है, प्लीज कमेंट कर दोगे। जीएसटी पहली बार किसने प्रपोज किया था, केलकर टास्क फोर्स ने, किसने प्रपोज किया था, 2004 में। 2006 में उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि जीएसटी 2010 से लेके आएंगे, किसने अनाउंसमेंट किया, चिदम्बरम। आया कभी, 2017 में। तो आपके लिए कौन सा डेट रेलेवेंट है, 1 जुलाई 2017। रिपीट करोगे, कौन सा डेट रेलेवेंट है, 1 जुलाई 2007 बराबर है। प्लीज रिपीट करना तो याद हो जाएगा, नहीं आता है तो सिर्फ सुनना, और अगर स्लो या फास्ट जा रहा हो तो बोलना। रिवीजन है तो मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ रिपीट कर। आंसर बोलोगे, जीएसटी इज ड्यूटी और टैक्स, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ। अब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो टैक्स आएगा नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है 3 चीज पे। पहले जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ वो गुड्स या सर्विसेज के डेफिनेशन में होना चाहिए, दूसरा वो सप्लाई के डेफिनेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, गुड्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। दो चीज इंक्लूडेड नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटी। क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटी। क्या क्या इंक्लूडेड है, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ which can be severed before supply. Repeat करोगे, things attached to it which can be severed before supply and actionable claim. So what do you mean by goods? Goods means all kind of movable property, does not include money and security, but it does include things attached to it which can be severed before supply, and it also include actionable claim. बराबर है। Services means anything other than goods, does not include money, securities and immovable property. Repeat करोगे, does not include money, securities and immovable property, but it does include what,
अगर पैसा आया पैसा गया तो टैक्स नहीं आएगा, बट वो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट भरा तो सप्लाई है, बराबर है। अगर मैंने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज किया तो उसने कमीशन चार्ज किया तो आएगा। अरे खड़ा होएगा सर, फॉरेन करेंसी पे कमीशन चार्ज किया तो टैक्स विल बी एप्लीकेबल। अरे बराबर है, आंसर बोलोगे। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर खरीदा बेचा, घर इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, टैक्स आने वाला नहीं है। घर इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, टैक्स आने वाला नहीं है। बट अगर घर खरीदने बेचने के लिए ब्रोकरेज दिया तो आएगा, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। घर रेंट पे दिया तो आएगा, बराबर है। तो सेल ऑफ गुड्स टैक्सेबल, सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्सेबल, बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया तो टैक्स आने वाला नहीं है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी किया तो टैक्स विल बी एप्लीकेबल। इज दैट मच क्लियर? अरे बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? Supply of goods, supply of service, or both? Goods means all kind of movable property, service means anything other than goods. दोनों में मनी, सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में नहीं है, तो मनी, सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स खरीदोगे बेचोगे कोई टैक्स नहीं आएगा, घर खरीदोगे बेचोगे कोई टैक्स नहीं आएगा, ब्रोकरेज वो सब दिया तो इट विल बी टैक्सेबल। इज दैट मच क्लियर? आंसर बोलोगे। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सेक्शन नंबर 7 तीन पार्ट में डिवाइडेड है, 7.1, 7.1A, 7.2। 7.1 मेरे को बोलता है कि सप्लाई किसको मानने वाले, 7.1A बोलता है कि अगर कोई ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है तो वो गुड्स है या सर्विस है। मतलब 7.1 क्या करता है, क्लासिफिकेशन। अरे यार 7.1A क्या करता है, क्लासिफिकेशन। 7.2 बोलता है किसको सप्लाई मानने वाले नहीं है। रिपीट करोगे, 7.1 इज व्हाट इज सप्लाई, 7.1A इज क्लासिफिकेशन एंड 7.2 इज व्हाट इज नॉट अ सप्लाई। एकदम सिंपल है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना। कोई भी एक्टिविटी में तीन कंडीशन है, क्या क्या होना चाहिए बोर्ड पे ध्यान देना। गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई भी एक्टिविटी में तीनों कंडीशंस है तो इट इज द सप्लाई। टैक्स आने वाला है नहीं आने वाला है, आने वाला है। कभी टैक्स आने वाला है। गुड्स और सर्विसेज है, कंसीडरेशन है, बिजनेस है। तो मैं लेक्चर ले रहा हूं मतलब सर्विस है, मुझे पैसा मिल रहा है मतलब कंसीडरेशन है, मेरा बिजनेस भी है। इज इट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई? इट इज द सप्लाई। कितना समझा? अच्छा, 7.1AA ये बहुत सालों से अमेंडमेंट आना बाकी था, अभी आ गया, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दें। आई थिंक अपने नोटबुक में लिखा है। 7.1AA क्या बोलता है, अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हो, रिपीट करोगे कहाँ पे रहते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप रहते हो तो आप मेंटेनेंस भरते हो। सो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एसोसिएशन है। क्या है? एसोसिएशन। आप कौन हो? उसके मेंबर। तो अगर एसोसिएशन मेंबर को सर्विस दे रहा है या मेंबर एसोसिएशन को सर्विस दे रहा है, दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे और दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है, इज इट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई? इट इज अ सप्लाई। रिपीट करो ना, इज इट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई? इट इज अ सप्लाई। कितना पॉइंट समझेंगे? आंसर बोलोगे। 7.1 में चार कंडीशन क्या थी, तीन कंडीशन क्या थी? 7.1AA बोलता है मेंबर और एसोसिएशन ये दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन में सप्लाई है या नहीं है, है। टैक्स आएगा नहीं आएगा, आएगा। 7.1B लास्ट वाला, 7 बोर्ड पे ध्यान, आराम से रिलैक्स करो। इसमें एग्जांपल था, मेरा लैपटॉप खराब हो गया और मैंने यूएस वाले से लैपटॉप रिपेयर करके लिया। याद रखना, जब भी इंपोर्टर है, इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सर्विस इंपोर्ट किया है, मैंने कंसीडरेशन पे किया है। अब अगर कंसीडरेशन पे किया है तो बिजनेस है तो भी टैक्स आएगा, बिजनेस नहीं है तो भी टैक्स आएगा। क्या इंपोर्ट हो रहा है, गुड्स या सर्विस? बोलते नहीं है, गुड्स या सर्विस। कंसीडरेशन है या नहीं है, है। बिजनेस है तो भी आएगा, बिजनेस नहीं है तो भी आएगा। अरे यार समझेगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रैकेट्स में लिखा है मैंने, रिसीवेंट के पॉइंट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्लीज बोलना। 7.1A में तीन कंडीशन क्या थी, कंसीडरेशन, बिजनेस। इंपोर्ट में वो बोलता है बिजनेस है तो भी आएगा, नहीं है तो भी आएगा। कंसीडरेशन नहीं है तो टैक्स परफेक्ट है, बट अगर परी ट्रांजैक्शन है तो टैक्स आएगा। फ्री के सप्लाई पे टैक्स नहीं आता है, बट अगर परी ट्रांजैक्शन है तो टैक्स आने वाला है नहीं आने वाला है, आने वाला है। पी मतलब बोलोगे, ए फॉर, मैं बोलता पी मतलब प्रिंसिपल एंड एजेंट, ए मतलब परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अरे यार क्लास में अगर मैंने एसी खरीदा है और एसी पे क्रेडिट लिया है तो एसी क्लास में 5 साल यूज करना कंपलसरी है। कितना साल? 5 साल के पहले बेच दिया तो
तो फ्री में बेचा तो भी आएगा, क्या वाला फ्री में बेचा तो भी टैक्स आएगा, समझेगा। फ्री में पी मतलब प्रिंसिपल एंड एजेंट, ए मतलब परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, आर मतलब रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25। रिपीट करोगे, रिलेटेड पार्टी और, एंड लास्ट वाला था इंपोर्ट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मिल रहा है। फिर इसी को अपन ने तोड़ा है। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या, ओपैक प्लस फैमिली मेंबर। रिपीट करोगे, क्या बोला, बोलना यार। अगर मैं किसी के कंपनी का ऑफिसर या डायरेक्टर हूं और वो आदमी भी मेरे कंपनी का ऑफिसर या डायरेक्टर है, तो हम दोनों को रिलेटेड पार्टी मानेंगे। मैं प्रोविंग्स में और डायरेक्टर हूँ, प्रोविंग्स वाले मेरे क्लास में डायरेक्टर है, तो हम दोनों क्या हो गए, रिलेटेड पार्टी। पी मतलब पर्सन लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टनर, मतलब पर्सन लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टनर। तो अगर एक फर्म के ए और बी पार्टनर है तो दोनों रिलेटेड पार्टी हो गया। ई मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सी मतलब वन पर्सन कंट्रोल्स अनदर, ये देखो ना सब लिखा है तुम्हारे, वन पर्सन कंट्रोल्स क्या बोला है, अनदर। बोथ ऑफ देम कंट्रोल क्या बोला है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कंट्रोल्स क्या बोला है, बोथ ऑफ देम। रिपीट करोगे, ओपैक में ओ मतलब ऑफिसर और डायरेक्टर इन द बिजनेस ऑफ वन अदर। पी मतलब लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टनर। ई मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। सी मतलब वन पर्सन कंट्रोल्स अनदर, बोथ ऑफ देम कंट्रोल थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम, इन लोग को क्या मानेंगे, रिलेटेड पार्टी। फैमिली मेंबर रिलेटेड है या नहीं है, बीवी और बच्चे तो हमेशा है, बट ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स तभी होंगे जब इन लोग क्या है, डिपेंडेंट है। ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ओनली व्हेन दे आर डिपेंडेंट। रिपीट कर रहे हो, परी ट्रांजैक्शन मतलब ई मतलब ए मतलब on which ITC has been availed, R मतलब और डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25। डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25 का मतलब क्या है, ये पढ़ा है तो तुम लोग पढ़ के नहीं आए। या तो आपके पास दो सेपरेट जीएसटी नंबर है तो कोई भी स्टेट को मैटर नहीं करेगा। तो मेरे पास महाराष्ट्र में 5 नंबर है तो पांचों ऑफिस डिस्टिंक्ट पर्सन, एक ऑफिस महाराष्ट्र एक ऑफिस गुजरात है, तो ये दोनों क्या हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन। महाराष्ट्र में 5 ऑफिस है, पांचों का सेम नंबर है तो सेम पर्सन है, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलने वाले नहीं है। तो अगर नीरज अंधेरी और नीरज बोरीवली दोनों का नंबर सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, सेम पर्सन, टैक्स आने वाला नहीं है। नीरज अंधेरी और नीरज सूरत ये दोनों का नंबर अलग अलग है तो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन। नीरज अंधेरी नीरज घाटकोपर दोनों का नंबर अलग है तो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन। सुन रहे हो क्या, कमेंट कर दोगे। नीरज का अगर 2 स्टेट में ऑफिस है, एक महाराष्ट्र में और एक पंजाब है, तो अगर 2 डिफरेंट स्टेट में ऑफिस है तो ऑलवेज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या, या तो 2 अलग अलग नंबर होना चाहिए या तो 2 अलग अलग स्टेट होना चाहिए, या तो 2 अलग अलग नंबर या तो 2 अलग अलग स्टेट। सब एग्जांपल तुम्हारे बुक में सेम, समझेगा क्या, रिपीट कर दोगे। व्हाट डू यू मीन बाय परी ट्रांजैक्शन, टैक्स आने वाला या नहीं आने वाला। प्रिंसिपल एंड परमानेंट डिस्पोजल ऑफ ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, आर मतलब रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25। रिलेटेड मतलब ओपैक प्लस फैमिली मेंबर, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अलग अलग नंबर या तो अलग अलग स्टेट, बराबर है। इंपोर्ट, ये तो इजी एकदम एग्जाम में पूछता है, बहुत कॉमन है। इंपोर्ट में बेटा अगर दोनों आंसर नेगेटिव है तो टैक्स नहीं है। रिपीट करोगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो कस्टम में चला गया, जीएसटी की बात ही नहीं हुई। सर्विसेज किधर जाएगा, जीएसटी में। सर्विसेज अगर मैंने इंपोर्ट किया है और मैंने उसके लिए पैसा दिया है, बिजनेस है तो भी टैक्स आएगा, नहीं है तो भी टैक्स आएगा। रिपीट करोगे क्या, इंपोर्ट ऑफ क्या हो रहा है, कंसिडरेशन है या नहीं है, बिजनेस है तो आएगा, नहीं है तो भी आएगा। इधर लिखा है 7(1)(b) में, इधर लिखा है 7(1)(b). इज दैट पॉइंट क्लियर, प्लीज रिपीट करना, क्या किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कंसिडरेशन है या नहीं है, नहीं है। अगर मैं कंसिडरेशन नहीं है तो नॉन रिलेटेड पार्टी पे कभी टैक्स नहीं आएगा, नॉन रिलेटेड पे टैक्स आने वाला नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं है और रिलेटेड है तो बिजनेस है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अरे यार, यस और नो, शॉर्ट रिपीट करोगे, इसकी बात चल रही है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस,
हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इंपोर्टर या रेसिपिएंट, वो बराबर है, रेसिपिएंट मतलब इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना पॉइंट समझेगा, श्योर। दोनों आंसर, कंसीडरेशन भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, तो टैक्स आने वाला नहीं है। दोनों में से एक भी आंसर यस हो गया, कंसीडरेशन है बिजनेस है तो आएगा, कंसीडरेशन है बिजनेस नहीं है तो, कंसीडरेशन नहीं है बिजनेस है तो आएगा, कंसीडरेशन नहीं है बिजनेस है तो आएगा, कंसीडरेशन भी नहीं है बिजनेस भी नहीं है तो आने वाला नहीं। बेटा स्टेट डिफरेंट है तो नंबर कभी सेम हो ही नहीं सकता है, स्टेट अलग है तो नंबर अलग होने वाला है, बराबर। प्लीज बोलो क्या, प्रिंसिपल एंड एजेंट जीएसटी एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल, प्रिंसिपल एंड एजेंट पे जीएसटी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, इतना पॉइंट क्लियर है, प्लीज बोलना। प्रिंसिपल और एजेंट पे अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो हर एक ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल है या इनवॉइस देखना पड़ेगा। ये एग्जांपल अपन ने नोटबुक में लिखा है, आशिका सारी सैंपल देता है अपने एजेंट को, एजेंट वो सैंपल कस्टमर को बताता है, और जो फाइनल बिल है वो कौन रेस करता है, आशिका, कौन रेस कर रहा है, तो शेड्यूल 1 एप्लीकेबल नहीं है, टैक्स ही नहीं आएगा। लीव ऊपर शर्ट शॉपर स्टॉप को देता है, शॉपर स्टॉप सेम शर्ट आगे बेचता है और इनवॉइस शॉपर स्टॉप अपने नाम पे बना के देता है, तो शेड्यूल 1 एप्लीकेबल है, टैक्स आएगा नहीं आएगा, आएगा। Whether all transaction between principal and agent covered by schedule 1, एग्जाम में पूछा है 5 मार्क का शॉर्ट नोट्स के इंटरव्यू, whether all the transaction between principal and agent are covered by schedule 1, no, आंसर क्या है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड जहां पे इनवॉइस कौन रेस कर रहा है, एजेंट। अरे सारे ट्रांजैक्शन कवर्ड है जहां पे इनवॉइस एजेंट रेस कर रहा है, तो जहां पे प्रिंसिपल रेस कर रहा है वहां पे आने वाला नहीं, फ्री होएगा तो भी टैक्स। इज दैट पॉइंट क्लियर? फटाफट आंसर बोलोगे। सेक्शन नंबर 7 क्या था, बराबर नहीं बोल रहे, सेक्शन नंबर 7 क्या था, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। 7.1 में क्या था, व्हाट इज सप्लाई। 7.1 ए में क्या था, क्लासिफिकेशन। तो बेटा क्लासिफिकेशन मतलब, प्लीज बोलो ना इधर बिना पढ़े बोल दो, अगर मैंने कार बेचा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल है तो इट विल बी सप्लाई ऑफ। कार मैंने भाड़े पे दिया तो सर्विस, अरे बराबर है। अगर मैंने कार बेचा है बट हायर परचेज में बेचा है जहां पे टाइटल फ्यूचर में जाएगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट। आगे बोलोगे, अगर मैंने बिजनेस का एसेट परमानेंटली बेच दिया तो, परमानेंटली बेच दिया मतलब ओनरशिप चला गया ना, तो इट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। बिजनेस का एसेट यूज करने को दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर बिजनेस बंद हो गया तो डीम्ड सप्लाई, क्या बिजनेस बंद हो गया तो डीम्ड सप्लाई, टैक्स आने वाला है नहीं आने वाला, बिजनेस बंद किया तो भी आएगा बट अमालगमेशन में ट्रांसफर किया तो आने वाला। फिर अपन ने पढ़ा होगा इंच वाईफाई को सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या क्या था, इंच वाईफाई, रिपीट करोगे। आय मतलब मैं बोलता हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं आता है बट रेंट पे दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस। एन मतलब मैं लेक्चर ले रहा हूँ वो एक्टिव सर्विस है, उसको बोलते हैं टू डू एन एक्ट, क्या बोलते हैं टू। मेरे को क्लास में बोला है सर हमारे क्लास में लेक्चर दोगे तो दूसरे क्लास में मत लेना और इसके लिए हम लोग आपको 50 लाख रुपया देंगे। बेटा अभी पैसा लेक्चर लेने के लिए मिल रहा है नहीं, उसको बोलते हैं पैसिव सर्विस, उस पर भी टैक्स आएगा नहीं आएगा, आएगा, उसको बोलते हैं रिफ्रेन या फोरबेरेंस। रिफ्रेंस या तो फोरबेरेंस। लेक्चर ले रहा हूँ वो भी सर्विस है, नहीं लेने के लिए पैसा मिला वो भी सर्विस। आंसर बोलोगे। कंस्ट्रक्शन, मेरे को ना इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा खरीदा तो नहीं आएगा बट अगर उसको रिपेयर किया पेंट वेंट किया तो आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। मेरे ऑफिस में मैंने दीवार बना दिया तो जो आदमी दीवार बना के दे रहा है वो क्या दे रहा है, सर्विस, तो कंस्ट्रक्शन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इतना समझा है? प्लीज कमेंट करना अगर बिल्डर ने फ्लैट बेचा है तो उस पर टैक्स आएगा या नहीं। ओसी के पहले बेचा है तो आएगा, ओसी के बाद बेचा है तो नहीं आएगा। चलो ओसी के पहले बेचा है तो आएगा, ओसी के बाद बेचा है तो नहीं आएगा। इतना समझेगा। आंसर बोलोगे। हायरिंग लीजिंग लाइसेंसिंग ऑफ गुड्स क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। डब्ल्यू मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल कोई बोलो यार, एलएनटी वाला बिल्डिंग बना के दे रहा है बिल्डर को जहाँ पे मटेरियल भी है जहाँ पे लेबर भी है, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल लेबर दोनों है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट।
और जीएसटी वाला उसको सर्विसेज मानेगा। क्या मानेगा? सर्विसेज। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किसी ने ए.आर. रहमान ने म्यूजिक कंपोज करके उसका राइट भाड़े पे दिया, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इट इज अ सप्लाई ऑफ क्या बोला? सर्विसेज। बराबर है। आगे बोलोगे, अगर मैंने लेस का पैकेट बेचा तो, लेस का पैकेट बेचा दो गुड्स, लेस का पैकेट बेचा दो गुड्स, बिस्किट का पैकेट बेचा दो गुड्स, रेस्टोरेंट के अंदर अगर खाना दिया या केटरर्स ने खाना बना के दिया तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अगर फूड रेस्टोरेंट या आउटडोर केटरिंग में तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, फूड का पैकेट बना के बेचा तो इट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। मिल रहा है क्या? एंड अगर किसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप डिजाइन करके दिया तो इट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इट विल बी क्या बोला? सप्लाई ऑफ सर्विस। इज दैट मच क्लियर? सब हो गया। अरविंद मिल्स जो है वो रेमंड्स के लिए शर्ट बना रहा है, शर्ट बनाने के बाद शर्ट पे लोगो रेमंड्स का है, ब्रांड नेम रेमंड्स का है। तो रेमंड्स कौन हो गया? प्रिंसिपल। अरविंद मिल कौन हो गया? जॉब वर्कर। तो जॉब वर्कर जो एक्टिविटी कर रहा है इट इज द सप्लाई ऑफ व्हाट? सर्विसेज। रिपीट करोगे, इट इज द सप्लाई ऑफ क्या बोला है? सर्विसेज। नहीं समझा तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ो। क्लियर है? आंसर बोलोगे। सेक्शन 7 मतलब डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। अरे बराबर है। उसमें 7.1 था सप्लाई किसको बोलेंगे, 7.1A था क्लासिफाई कैसे करेंगे, 7.2 मेरे को बोलता है एफ कैमल को सप्लाई मानने वाले नहीं है। एफ कैमल पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? देखो, एफ कैमल एक्रोनिम दिखाया था। एफ मतलब फ्यूनरल, बरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। तो अगर किसी का डेथ हो गया और उसको बरी किया बॉडी को या उसके बॉडी को जला दिया तो जो इंस्टीट्यूट ये काम कर रहा है वो पैसा लेगा बट जीएसटी आने वाला नहीं है। रिपीट करोगे, कोई भी फीस अगर मैंने किसको पे किया है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल को, तो वो फीस पेमेंट पे जीएसटी आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। आंसर इंपॉर्टेंट है, प्लीज बोलना बिना बात किए। कस्टम लॉ, सुना, नोटबुक छोड़ दो। मैंने यूएसए से गुड्स सीधा चाइना में भेजा, इंडिया में आया ही नहीं, तो इज इट अ सप्लाई? नॉट अ सप्लाई। नॉट अ सप्लाई बिकॉज गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर जा रहा है। क्या गुड्स किधर से आ रहा है? इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर जा रहा है, तो इंडिया में टैक्स आने वाला नहीं है। आंसर बोलोगे प्लीज। मैंने क्या किया है, गुड्स नीरज ने इंपोर्ट किया 1 लाख, फिर इंपोर्ट करने के बाद जो गुड्स है वो कस्टम कोर्ट पे पड़ा हुआ है। किधर पड़ा हुआ है? और मैंने वो गुड्स ताज वाले को 1.5 लाख में बेच दिया। गुड्स किसने इंपोर्ट किया था? कितने में? 1 लाख। और ये इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, सेम गुड्स ताज को 1.5 लाख में बेच दिया, बट मैंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया अभी तक। तो जब कस्टम ड्यूटी पेमेंट का बारी आएगा, कौन पे करेगा? ताज। कौन पे करेगा? कौन से वैल्यू पे? 1,50,000 पे। तो नीरज और ताज के बीच में जीएसटी नहीं आएगा। नीरज और ताज के बीच में जीएसटी नहीं आएगा, उसको बोलते हैं कस्टम लॉ। रिपीट करोगे, क्या बोलते हैं? कस्टम लॉ का मतलब ओरिजिनल इंपोर्टर कौन है? नीरज। उसने कुछ अपने पास रखा है, ताज वाले को बेच दिया। कितने में? तो नीरज ने जो ताज वाले से 1.5 लाख लिया उस पर जीएसटी आने वाला नहीं है, बिकॉज ताज वाला उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भर रहा है। बराबर है। आंसर बोलोगे। एम मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन, लोकल अथॉरिटी, इन लोग कोई सर्विस दे रहे तो टैक्स नहीं आएगा। ई मतलब अगर एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रिपीट करोगे, किसने सर्विस दिया? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जीएसटी आने वाला नहीं है। एंड ये नया अमेंडमेंट एग्जाम में पूछेगा, एक्शनेबल क्लेम पे टैक्स नहीं आएगा, बट बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कसिनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड हॉर्स रेस, जो करंट अटेम्प्ट का बेटा बैठा है उन लोग ने अमेंडेड ही पढ़ा है, तो यही अरे बोलो। बट अगर कोई लास्ट बैच का बेटा है तो बेटा ये अमेंडमेंट पहले सिर्फ बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी था, अब उसमें कसिनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग और हॉर्स रेस ऐड हो। बराबर है। रिपीट करोगे। शेड्यूल 3 मतलब क्या? टैक्स आने वाला या नहीं आने वाला? शेड्यूल 3 मतलब टैक्स आने वाला नहीं है। तुम लोग इतने एग्जाम के पास आके तुम लोग का आंसर राइट। शेड्यूल 3 मतलब टैक्स आने वाला है, नहीं आने वाला है? नहीं आने वाला है। शेड्यूल 3 में कौन कौन आता है? एफ कैमल। एफ कैमल पे जीएसटी आने वाला नहीं है। शेड्यूल 1 था फ्री का सप्लाई है तो भी टैक्स आएगा। शेड्यूल 2 था क्लासिफाई कैसे करना है गुड्स और सर्विस में, और शेड्यूल 3 था किस पे टैक्स आने वाला नहीं। सो दैट वाज द सेक्शन नंबर 7
definition of supply, what is supply, how to classify and what is not a supply. सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई एकदम सिंपल है. अगर कोई भी दो चीज को आप सिंगल प्राइस के लिए क्लब कर रहे हो, एक प्रिंसिपल है और एक क्या है एंसिलरी, और ये नेचुरली बंडल्ड है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. प्लीज बोलना, टीवी के साथ अगर किसी ने रिमोट दिया तो टीवी के साथ रिमोट एक आदमी देता है, सब लोग देते हैं, तो इट इज अ कंपोजिट सप्लाई. इट इज क्या बोला, कंपोजिट सप्लाई. अच्छा, टीवी के साथ किसी ने होम थिएटर दिया और दोनों का एक ही प्राइस है, तो टीवी के साथ सब लोग होम थिएटर देते हैं या एक ही आदमी दे रहे हैं, तो इट इज व्हाट, मिक्स सप्लाई. आंसर बोलोगे, टीवी और होम थिएटर दिया बट दोनों का प्राइस अलग अलग लिखा है, टीवी का 50, होम थिएटर का 25, तो नाइदर कंपोजिट नॉर मिक्स. कंपोजिट और मिक्स तभी हो सकता है जब दोनों के लिए कौन सा प्राइस है, सिंगल प्राइस. रिपीट करोगे, दोनों के लिए कौन सा प्राइस है, सिंगल प्राइस. अगर सेपरेट सेपरेट प्राइस है तो नाइदर कंपोजिट नॉर मिक्स. इतना पॉइंट समझा. आंसर बोलोगे, कंपोजिट पे कौन सा रेट आएगा, प्रिंसिपल का. टीवी अगर 18% है तो टीवी वारंटी, टीवी रिमोट कंबाइंड 18 आएगा. टीवी पे अगर 12 है तो दोनों पे कंबाइंड कितना आएगा, 12%. आंसर बोलोगे. ये एग्जांपल लास्ट वाला. बॉडी शॉप क्या कर रहा है, 5,000 रुपए में अपने को एक पैकेज बना के दे रहा है, जिसमें शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश और कंडीशनर है. कोई सुन रहा है? ये हर कंपनी शैम्पू बेचने वाला कंडीशनर, फेस वॉश देता है नहीं. सो इज इट अ कंपोजिट मिक्स सप्लाई. टैक्स आएगा बट जो हाईएस्ट रेट है उसके ऊपर आएगा. टैक्स आएगा बट किस पे आएगा, हाईएस्ट रेट पे आएगा. इतना समझे? श्योर. सेक्शन 7 और 8 नोटबुक से एक बार फटाफट गो थ्रू करो, पढ़ के आए हो तो डाउट है तो पूछना. मेगा एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आता है, बट अगर एक्शनेबल क्लेम में बेटिंग, गैम्बलिंग या लॉटरी, तो अगर आप लॉटरी का टिकट खरीदोगे तो टैक्स आएगा. उसमें 3 नया पॉइंट ऐड हुआ है. ऑनलाइन मनी गेमिंग मतलब ड्रीम 11 ये सब पे टीम बनाओगे तो टैक्स आएगा. अगर कसिनो में जाओगे तो टैक्स आएगा, और हॉर्स रेस पे बेटिंग किया तो टैक्स आएगा. मिनट दे रहा हूँ, कोई भी डाउट है सेक्शन 7-8 में मॉड्यूल से, अपने क्लास के नोटबुक से, किधर से भी है तो पूछो. चलो, सेक्शन नंबर 9 लेवी एंड कलेक्ट. तो आंसर बोलेगा फटाफट, इधर बोर्ड पे ध्यान दो ना. कौन सा एक्ट अपन पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट. कौन सा पढ़ रहे हैं, फटाफट बोलोगे. सीजीएसटी कौन से सप्लाई पे आएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई. रिपीट करोगे, कौन सा सप्लाई पे, इंट्रा स्टेट. एट द रेट मैक्सिमम 20%, नॉट एप्लीकेबल ऑन alcoholic liquor for human consumption. Repeat करोगे, CGST is applicable on intra at the rate maximum 20%, not applicable on alcoholic liquor for human consumption. Answer बोलोगे, SGST is applicable on intra at the rate maximum 20%, not applicable on alcoholic liquor for human consumption. IGST is applicable on inter. अरे यार, repeat करोगे, it is applicable on inter, not applicable on alcoholic liquor for human consumption at the rate maximum 40%. CGST का मैक्सिमम रेट 20 है, SGST का 20 है, IGST का 40 है. फटाफट बोलोगे 9-2. 5 ऐसे प्रोडक्ट बोलो जिसपे जीएसटी लेटर डेट पे आएगा. क्रूड पेट्रोलियम, हाई स्पीड, डीजल, मोटर, स्पिरिट्स, नेचुरल गैस, और एक क्या था, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल. ये सब पे जीएसटी आने वाला है बट फ्रॉम अ लेटर डेट. इज दैट पॉइंट क्लियर? 9-3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 9-3 मेरे को बोलता है नॉर्मल जिंदगी में टैक्स सप्लायर भरता है. कौन पे करता है? सप्लायर. बट कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां पे हम लोग टैक्स रिसीवर से लेंगे. किससे लेंगे? रिसीवर. अगर याद है तो मर्द कोर्स पढ़ा हुआ है. टैक्स कौन भरने वाला है? रिसीवर इंस्टेड ऑफ व्हाट? सप्लायर. रिपीट करोगे, टैक्स कौन भरेगा? रिसीवर इंस्टेड ऑफ क्या बोला है? सप्लायर. फटाफट देखो ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट मिला,
ये सब पढ़ाया होगा। जो लास्ट बैचेस का है वो टाइम पे बेटा ये सब नहीं थे, मॉड्यूल में ये लेटेस्ट ऐड हुआ है, तो तुम लोग को एक बार देखना पड़ेगा। रिपीट करोगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट जो है वो अगर सर्विस दे रहा है और रिसीवर 6 लोग हैं, पढ़ाया कि नहीं? पहला था कंपनी, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो हमेशा इन लोग को आरसीएम में टैक्स भरना ही पड़ेगा। इन लोग को बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री और इन लोग को टैक्स भरना ही है। अगर रिसीवर इंडिविजुअल या एचयूएफ है और अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा आरसीएम में। अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट हो गया, परफेक्ट है। अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट हो गया। सेकेंड है लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल, अगर कोई भी लीगल सर्विस दे रहा है। अरे यार, लीगल सर्विस कंट्री में 2 जन दे सकते हैं, एडवोकेट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। रिपीट करोगे, कौन कौन दे सकता है? एडवोकेट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या तो क्या बोला, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर इन लोग लीगल सर्विस दे रहे हैं तो टैक्स बिजनेस एंटिटी अगर रिसीवर है तो वो भरेगा, नहीं तो कोई नहीं भरेगा। रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी। और अगर वो रजिस्टर्ड है तो टैक्स कौन भरेगा? बिजनेस एंटिटी। इज दैट मच क्लियर? एक मिनट में बात नहीं करना पड़ा। ऑनलाइन है, मैं ऑडिबल है, मैं विजिबल? आंसर बोलोगे। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना। टाटा आईपीएल करके लिखा हुआ है, मिला? टाटा आईपीएल में टाटा जो पैसा दे रहा है स्पॉन्सरशिप का वो रिसीवर है और जो बीसीसीआई पैसा ले रहा है वो सप्लायर है। रिपीट करोगे, टाटा आईपीएल में रिसीवर कौन है? टाटा। और बीसीसीआई कौन है? सप्लायर। तो अगर टाटा बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म है तो टाटा वाला टैक्स भरेगा आरसीएम में। बट अगर इंडिविजुअल है, मुकेश अंबानी अगर आईपीएल स्पॉन्सरशिप कर रहा है इंडिविजुअल के नाम पे, रिलायंस के नाम पे, तो फिर टैक्स बीसीसीआई भरेगा। तो स्पॉन्सरशिप में अगर रेसिपिएंट इंडिविजुअल तो सप्लायर भरेगा, बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म है तो रेसिपिएंट भरेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस दे रहा है तो गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस दे रहा है तो टैक्स विल बी पेड बाय द रेसिपिएंट। एंड यहाँ पे पति सर्विस पढ़ाया था, गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है तो टैक्स, ये पति का पति हो गया, लिखा है मैंने पार्टी। पार्टी नया अमेंडमेंट है, पार्टी में नया आर आ गया, बराबर है। रिपीट करो ना, मैं बता दो, सुनो आराम से बैठ जाओ। सुनो, अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है तो टैक्स कौन भरेगा? रेसिपिएंट। कौन भरेगा? रेसिपिएंट। हाउएवर अगर पोस्ट ऑफिस सर्विस दे रहा है तो पोस्ट ऑफिस खुद भरेगा, रेसिपिएंट को भरने का जरूरत नहीं है। ए फॉर एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड कोई सर्विसेज है तो गवर्नमेंट खुद टैक्स भरेगा। टी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का सर्विस है तो गवर्नमेंट खुद टैक्स भरेगा। और आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड लोगों को तो गवर्नमेंट खुद टैक्स भरेगा। रिपीट करोगे, पी मतलब पोस्ट ऑफिस, ए फॉर एयरक्राफ्ट और वेसल, टी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स और आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड। यहाँ पे टैक्स खुद गवर्नमेंट भरेगा। इसमें नया अमेंडमेंट आया आर, इंडियन रेलवे। अगर इंडियन रेलवे कभी भी सर्विस देगा तो टैक्स इंडियन रेलवे खुद भरेगा, अपने को भरने का जरूरत नहीं है। सब सर्विस सप्लाइड बाय इंडियन रेलवे। रिपीट नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। सर्विस सप्लाइड बाय इंडियन रेलवे। इतना पॉइंट क्लियर है? श्योर। ओके, आगे बोलोगे। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, ये सब अमेंडमेंट करंट बैच ने अमेंडेड ही पढ़ा होगा। जो पास्ट बैच है बेटा तुम लोग ने अमेंडेड नहीं पढ़ा होगा। अमेंडमेंट सारे मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, एक एक लाइन टू लाइन चैप्टर वाइज यूट्यूब चैनल पे। तो उधर से नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लें। प्लीज आंसर बोलोगे। अगर मैंने घर किसी को भाड़े पे दिया है, बोर्ड पे ध्यान देना, क्या भाड़े पे दिया है, और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो वो टैक्सेबल है अंडर आरसीएम। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है तो एग्जेम्प्ट है। सामने वाला रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम, अनरजिस्टर्ड है तो क्या हो गया? एग्जेम्प्ट। प्लीज बोलना तुम लोग रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। तो अगर तुम लोग किसी से घर भाड़े पे ले रहे हो तो टैक्स आने वाला है ही। रिलायंस वाला अगर किसी से घर भाड़े पे ले रहा है तो टैक्स आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुन लेना, मैं लिखा दूंगा, प्लीज सुन लेना। नीरज रजिस्टर्ड है और नीरज इंडिविजुअल। नीरज क्या है और नीरज क्या है? अगर मैंने घर भाड़े पे लिया बट मेरे पर्सनल पर्पस के लिए तो वो भी एग्जेम्प्ट है। मैं क्या भाड़े पे दे रहा हूं बोलो ना? घर भाड़े पे किसको दे रहा हूं? स्टूडेंट तो एग्जेम्प्ट हो गया बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड है। रिलायंस तो टैक्सेबल हो गया बिकॉज वो रजिस्टर्ड है।
अब नीरज ने घर भाड़े पे लिया है रहने के लिए, नीरज रजिस्टर्ड है या नहीं है, बट बिजनेस के लिए ले रहा है पर्सनल, तो एग्जेम्प्ट हो गया। इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, पर्सनल के लिए ले रहा है तो एग्जेम्प्ट, बिजनेस के लिए लेगा तो टैक्सेबल। लिखो ना, सेम पेज पे लिख दो, पहले पति जहां पे लिखा था वहां पे आर ऐड कर दो, सर्विसेज बाय इंडियन रेलवे, आर इज सर्विसेज बाय इंडियन रेलवे लिखा। और लास्ट में क्या था, ये रेंटिंग वाले में स्टार बना के ऊपर पेज के टॉप पे लिखो, अपन ने क्या लिखा है नोटबुक में, हाँ बस परफेक्ट, वो रजिस्टर्ड आरसीएम के ऊपर स्टार बना के लिखो। if registered individual is taking accommodation for personal purpose, if registered individual is taking accommodation for personal purpose, then it will be exempt, कोई लिख रहा है क्या, आंसर बोल दोगे क्या, इधर देखो, आरसीएम में टैक्स सप्लायर भरता है, रिसीवर भरता है, रिपीट नहीं करें, मजा नहीं आ रहा, देखो ना, सप्लायर भरेगा, रिसीवर भरेगा, रिसीवर बराबर है। उसमें मेरे को वो बोलता है कि अगर डायरेक्टर कोई भी सर्विस दे रहा है तो टैक्स विल बी पेड बाय कंपनी, अगर इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है तो टैक्स इंश्योरेंस कंपनी भरेगा, रिकवरी एजेंट दे रहा है तो बैंक्स भरेगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट दे रहा है तो बैंक्स भरेगा। क्वेश्चन राइट, अगर ए आर रहमान ने अपना कॉपीराइट्स दिया है तो टैक्स विल बी पेड बाय प्रोड्यूसर, चेतन भगत ने अपने बुक्स का कॉपीराइट दिया है तो अगर सामने वाला चेतन भगत खुद बोल रहा है मैं टैक्स भरूंगा तो एफसीएम, अदरवाइज टैक्स विल बी पेड बाय पब्लिशिंग कंपनी, अदर्स टैक्स विल बी पेड बाय क्या था, पब्लिशिंग कंपनी। तो दैट वाज योर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको पढ़ने के लिए अपन ने मर्द बुआ पढ़ा था या क्या पढ़ा था, इसमें मर्द कोट्स आता है, एम मतलब रेंटिंग ऑफ मूवेबल, रेंटिंग ऑफ मिला क्या, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है क्या नहीं, देखो नोटबुक में लिखा होगा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अगर मैं कार भाड़े पे दे रहा हूं, मिला स्टार्टिंग में होगा, अगर मैं कार भाड़े पे दे रहा हूं, टैक्स का रेट कितना है 5%, रिपीट करो, टैक्स का रेट कितना है 5%, और फ्यूल चार्जेस इंक्लूडेड है, सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो टैक्स विल बी पेड बाय द रेसिपिएंट। ए में 4 एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। रिपीट करोगे क्या क्या बोला, इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। आर मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डी मतलब डायरेक्टर, जी मतलब गवर्नमेंट, सुन रहे हो क्या, ओ मतलब ओरिजिनल वर्क, म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर वाला, ए मतलब एडवोकेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो लीगल सर्विस दे रहा है, सुन रहे हो क्या, तो मत हुआ है, मत हुआ, एस कर दो लास्ट में, एस ऐड कर देना, हुआ स्पॉन्सरशिप सर्विस और सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस लिखा है, मर्द बुआज लिखा है, है ना, हमें कुछ लिखा है। ओवरसीइंग कमिटी नहीं पूछता है, बट आरबीआई ने ओवरसीइंग कमिटी लिखा है मैंने, हाँ तो आरबीआई जो है आरबीआई ने अपने मेंबर्स के अंदर से एक कमिटी बनाई है, तो वो कमिटी टैक्स नहीं भरेगी, उसके बदले आरबीआई टैक्स भरेगी। समझा, आंसर बोलोगे 9 लेवी एंड कलेक्शन, 9 में अपन ने याद होएगा तो 9(5) पढ़ा होएगा, प्लीज बोलना, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब एग्जांपल अमेजॉन हो गया, एग्जांपल मेक माई ट्रिप हो गया, ओला हो गया, जोमैटो हो गया, प्लीज कमेंट करो यार, अगर इन लोग के थ्रू अगर गुड्स बेचा है तो टैक्स कौन भरेगा, नहीं यार सप्लायर भरेगा, अगर गुड्स बेचा है तो टैक्स कौन भरेगा, सप्लायर। तो अमेजॉन में अमेजॉन कभी टैक्स नहीं भरता है, जो सप्लायर है वही भरने वाला है। अगर सर्विस दिया है इन लोग के थ्रू
तो अगर नोटिफाइड सर्विस है तो टैक्स भरेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अदरवाइज टैक्स भरेगा सप्लायर। 4 ही नोटिफाइड सर्विसेज है, उसमें भी अमेंडमेंट है। अगर लास्ट 5 बैच का कोई बैठा है तो इसमें भी अमेंडमेंट है बेटा। 4 नोटिफाइड पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पहला था हाउस कीपिंग, अर्बन कंपनी, टैक्स विल बी पेड बाय अर्बन कंपनी। सेकेंड था होटल अकोमोडेशन, मेक माई ट्रिप टैक्स भरेगा, ओयो टैक्स भरेगा। थर्ड था रेडियो टैक्सी, ओला वाला टैक्स भरेगा। और जो फोर्थ है वो अमेंडमेंट था रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो अगर मेरा रेस्टोरेंट जोमैटो पे लिस्टेड है तो जोमैटो टैक्स भरेगा, सुन लेना इंपॉर्टेंट है। मैं एज अ ड्राइवर ओला पे रजिस्टर्ड हूं तो ओला टैक्स भरेगा। और 2 एग्जाम्पल अलग है, अगर मैंने अपना होटल मेक माई ट्रिप पे लिस्ट किया है और मैं रजिस्टर्ड हूं तो मैं ही भरूंगा। ताज वाला रजिस्टर्ड है तो ताज भरेगा, पर अगर ताज अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स विल बी पेड बाय मेक माई ट्रिप। हाउस कीपिंग में प्लम्बर रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स भरेगा, अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स विल बी पेड बाय अर्बन कंपनी। मिल रहा है? दैट वाज योर सेक्शन नंबर 9। प्लीज रिवाइज करो। हाँ, अगर रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल के अंदर है, मतलब ऐसे होटल के अंदर जिसका रूम का रेंट 7,500 रुपया है, तो इन दैट केस रेस्टोरेंट वाला भरेगा, जोमैटो नहीं भरेगा। तो शिव सागर से फूड मंगाओगे तो टैक्स कौन भरेगा? जोमैटो। बट अगर ताज होटल के अंदर के रेस्टोरेंट से मंगाया तो टैक्स विल बी पेड बाय द रेस्टोरेंट, नॉट द जोमैटो। नहीं, टैक्स विल बी पेड बाय जोमैटो। 5 स्टार होटल के अंदर होना चाहिए जहाँ पे रूम रेंट 7,500। रिवाइज करो फटाफट सेक्शन नंबर 9 एक बार रिवाइज करो। आरसीएम इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ो। पढ़ो ना सेक्शन 9 फटाफट। ऑनलाइन कोई डाउट है तो पूछना। ऑनलाइन समझ रहा है क्या क्या हो रहा है? देखिए बताइए। कोई डाउट? और पढ़ के आए क्या थोड़ा? चलो, सेक्शन नंबर 7 कोई बोलेगा क्या था? सप्लाई। सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन नंबर 9 लेवी एंड कलेक्शन। सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशन स्कीम। ये नॉर्मली अच्छा चैप्टर है, फेवरेट चैप्टर है उन लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए। प्लीज कमेंट करना। इधर बोर्ड पे कंपोजिशन स्कीम सिर्फ किसको मिलता है? रजिस्टर्ड लोगों को, जिन लोग का एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख के नीचे। किसके नीचे? 75 लाख या 50 लाख। एकदम सिंपल है। एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर का लेना है, प्रीसीडिंग ईयर का। प्रीसीडिंग ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई किया, एग्जेम सप्लाई किया, नील रेटेड सप्लाई किया, एक्सपोर्ट किया, सबका सब कंसीडर होने वाला है। टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, सब इंक्लूड करना है।
सिर्फ दो शीट्स को छोड़ के, जीएसटी और जीएसटी सेस नहीं आएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस नहीं आएगा। रिपीट करोगे क्या क्या नहीं आएगा? जीएसटी एंड जीएसटी सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस। अगर मेरा मुंबई में एक ऑफिस है, पंजाब में एक ऑफिस है, तो दोनों का टर्नओवर अलग अलग गिनूं या कंबाइन? कंबाइन। इंडिया में जितने भी ऑफिस है पैन सेम होना चाहिए, सबका टोटल करना है, टैक्सेबल, एग्जेम, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सब लेने का है। कोई सुन रहा है क्या क्या नहीं लेने का? इंटरेस्ट ऑन लोन। और अगर परचेजेस कुछ किया आरसीएम में तो टर्नओवर में आने वाला नहीं, परचेज अंडर आरसीएम आने वाला नहीं है। फटाफट आंसर बोलते रहे। टर्नओवर का लिमिट बोलो कितना है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझेगा तो अभी डाउट पूछना, नहीं रिवाइज किया तो प्लीज बराबर है। अगर आप सिर्फ गुड्स बेच रहे हो, रिपीट कर रहे हो सिर्फ, या तो आप रेस्टोरेंट वाले हो तो 150 लाख का लिमिट है। रिपीट करोगे, सिर्फ गुड्स बेचा या रेस्टोरेंट दिया तो 150 लाख का लिमिट, बोर्ड पे ध्यान दो ना। बट अगर मेंस टू स्टेट है तो 75 लाख। ओनली गुड्स और रेस्टोरेंट का लिमिट इज 150 लाख, बट ओनली रेस्टोरेंट, ओनली क्या है? नहीं, मेंस टू स्टेट है तो 75 लाख बराबर। ओनली सर्विस दिया तो 50 लाख का लिमिट। चला, ओनली सर्विस दिया तो मतलब 50 लाख तक स्कीम ले सकते हो, उसके बाद मिलने वाला नहीं। आंसर बोलोगे? एक आदमी घड़ी भी बेच रहा है और घड़ी रिपेयर भी करके दे रहा है, तो ये सिर्फ गुड्स बेच रहा है, सिर्फ सर्विस दे रहा है, कंबाइंड है। तो जो सर्विस है रिपेयर वाला वो कितना होना चाहिए? नहीं, क्या 50 लाख? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। रिपीट करोगे, कितना होना चाहिए? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। अगर रिपेयर ये लिमिट के अंदर है तो उसको गुड्स बेचता है ऐसा मानेंगे रिपेयर कर ही नहीं रहा है, जो भी टोटल अमाउंट है गुड्स का हो गया। बट अगर ये लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसको मानेंगे सर्विस प्रोवाइडर। क्या मानेंगे? सर्विस प्रोवाइडर। अगर ओनली गुड्स है तो रिपीट करोगे क्या होगा? ओनली गुड्स है तो 150 लाख, मेंस टू है तो 75 लाख, रेस्टोरेंट है तो 150 लाख 75 लाख, ओनली सर्विस है तो 50 लाख, बट गुड्स भी बेच रहा है और सर्विस भी दे रहा है तो टर्नओवर 10% या तो 5 लाख विच एवर इज हायर। अगर ये रेंज के अंदर है तो क्या होएगा? अगर ये रेंज के अंदर टर्नओवर है तो क्या होएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। बट अगर ये रेंज क्रॉस किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ये रेंज के अंदर है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, ये रेंज के बाहर है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। कितना समझेगा? आंसर बोलोगे? गवर्नमेंट बोलता है थोड़े लोग को हम लोग स्कीम नहीं देने वाले। रिपीट कर दूंगा, क्या होगा? थोड़े लोग को हम लोग स्कीम नहीं देने वाले। एक मिनट सुनो ना, बात नहीं। क्या बोला? थोड़े लोग को स्कीम मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला? नहीं, किन लोग को स्कीम नहीं मिलने वाला है? अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो स्कीम नहीं मिलेगा। कौन सा सप्लाई कर रहे हो? इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो स्कीम मिलने वाला नहीं है। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसा सप्लाई कर रहे हो जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एल्कोहलिक लीकर, तो स्कीम लेके करोगे क्या जब टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है? तो अगेन पॉइंट नंबर 4 अमेंडमेंट है, प्लीज ध्यान देना। पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से बाद में अमेंडमेंट आया। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, मतलब मैं अमेजॉन पे सेलर हूं, मैं ओला पे ड्राइवर हूं, कोई सुन रहा है? तो उन लोग को स्कीम मिलने वाला नहीं है। बट अभी नया अमेंडमेंट बोलता है कि गुड्स वालों को मिलेगा, सिर्फ सर्विस वालों को नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? गुड्स वालों को मिलेगा, सर्विस वालों को स्कीम मिलने वाला नहीं। तो अगर मैं अमेजॉन पे एज अ सेलर रजिस्टर्ड हूं, 3 ही अमेंडमेंट है बस, ये दूसरा अमेंडमेंट है, पहला अपन ने पढ़ लिया और एक अमेंडमेंट है बस। मैं क्या बेच रहा हूं? अमेजॉन से गुड्स बेच रहा हूं तो मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। बट अगर मैं मेक माई ट्रिप से सर्विस दे रहा हूं तो मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया तो स्कीम मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है? गुड्स बेचा तो मिलेगा, सर्विस दिया तो नहीं मिलेगा। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, रिपीट करोगे कौन से हो? कैजुअल टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट, तो आपको स्कीम मिलने वाला नहीं है। और मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, एडिबलाइज, पान मसाला, टबैको सब्सटीट्यूट, एरिएटेड वाटर, ब्रिक्स एंड ये सब पे मिलने वाला नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? फ्लोरिंग एंड रूफिंग टैंक पे मिलने वाला नहीं। बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज। सुनो बेटा, जीएसटी का रेट कितना है? कंपोजिशन स्कीम लिया तो मैन्युफैक्चरर के लिए 1% ऑफ
टोटल टर्नओवर, मैन्युफैक्चरर के लिए 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, 0.5. अच्छा, रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% ऑफ टोटल टर्नओवर, अदर देन मैन्युफैक्चरर के लिए 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, अरे बोलोगे 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, और जो सर्विस प्रोवाइडर है 6% ऑफ टोटल टर्नओवर। मैन्युफैक्चरर के लिए 1% ऑफ टैक्सेबल, सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6% ऑफ टैक्सेबल, रेस्टोरेंट के लिए 5% ऑफ टैक्सेबल, नहीं टोटल सॉरी, और सिर्फ ट्रेडर रिटेलर के लिए 1% ऑफ टैक्सेबल। सब में टोटल है, सिर्फ अदर्स में टैक्सेबल है। इतना पॉइंट समझा? क्या कंपोजिशन डीलर अपने जेब से कस्टमर से टैक्स रिकवर कर सकता है? उसको अपने जेब से भरना पड़ेगा। क्या कंपोजिशन डीलर आईटीसी ले सकता है? नहीं। आई होप समझाएगा। प्लीज बोलो, आरसीएम में अगर टैक्स भरना है तो कंपोजिट रेट पे भरना है या एक्चुअल? उधर कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला नहीं। इतना पॉइंट क्लियर है? प्लीज बोलना। मैं बोल रहा हूं कि एक ऑफिस में मुझे कंपोजिशन स्कीम चाहिए, दूसरों में नहीं चाहिए, चलेगा क्या? लेना है तो सब में लो, नहीं लेना है तो किसी में नहीं मिलेगा। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम ले लिया तो जिंदगी भर के लिए मिलता है, वो साल के लिए मिलता है, या सिर्फ टर्नओवर तक मिलता है? जिस दिन टर्नओवर क्रॉस हुआ उस दिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जिस दिन टर्नओवर क्रॉस हुआ उस दिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इतना पॉइंट समझा? ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे देना। ये सेम एग्जांपल आपके नोटबुक में भी होएगा। एक आदमी ने नया बिजनेस चालू किया, इधर देखो ना बोर्ड पे, एक आदमी ने नया बिजनेस चालू किया 1 अप्रैल। बेटा पुराना बिजनेस है नया है, तो उसने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं था। रजिस्ट्रेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? 20 लाख के ऊपर। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? 20 लाख। 1 जुलाई को उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया और उसने रजिस्ट्रेशन भी लिया और कंपोजिशन स्कीम में भी लिया। चलो, रजिस्ट्रेशन भी लिया और कंपोजिशन स्कीम में भी लिया। कितना समझेगा? श्योर। अच्छा, फिर जुलाई के बाद उसने 30 लाख का माल और बेचा दिसंबर तक। तो जुलाई से दिसंबर तक टर्नओवर कितना है? पहले 20 लाख था, फिर 30 लाख है। तो पहले 20 लाख पे तो टैक्स ही नहीं आएगा बिकॉज अनरजिस्टर्ड है, और 30 लाख पे टैक्स आएगा 6% बिकॉज वो कंपोजिशन डीलर। कौन सा डीलर है? अच्छा, फिर बोलो ना, बाद में जनवरी से मार्च में उसने और 20 लाख का माल बेचा, तो ये 20 लाख पे क्या करूं? नॉर्मल टैक्स या कंपोजिशन डीलर? नॉर्मल टैक्स बेटा, नॉर्मल टैक्स। क्यों नॉर्मल टैक्स आएगा? बिकॉज 50 लाख का लिमिट 1 अप्रैल से काउंट होता है। क्या बोला? 50 लाख का लिमिट 1 अप्रैल। तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया था तो भी लिमिट में तो काउंट होने वाला है, नहीं होने वाला है? होने वाला है। तो दैट इज योर कंपोजिशन स्कीम। आई होप इतना समझा। एक बार रीड कर लो, ऑन द स्पॉट डाउट है तो प्लीज पूछ दो, नहीं तो रिवीजन लेक्चर का कोई सेंस नहीं बनता। एग्जाम्पल ये है कि तेरा 1 अप्रैल से लेके 3, उसको बुलाना ना प्लीज। चार्जर हाँ, चार्जर। बेटा तेरा टर्नओवर 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 20 लाख का था और तू अनरजिस्टर्ड था, तो तेरे को टैक्स एप्लीकेबल नहीं था। फिर जुलाई में तूने कंपोजिशन स्कीम ले लिया, जब रजिस्ट्रेशन लिया तो कंपोजिशन स्कीम लिया तो पूरा साल तू कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है ना। पहले 20 लाख का टर्नओवर हो गया, प्लस अभी 30 लाख का और टर्नओवर हो गया, तो जिस दिन 50 लाख कंप्लीट हुआ तुझे एग्जिट लेना पड़ेगा। समझा? नहीं, पढ़ो ना एक बार प्लीज। ओवरव्यू ऊपर से घुमा लो, डाउट है तो पूछो। ऑनलाइन कोई डाउट है तो पूछो। आंसर बोलो ना। सेक्शन नंबर 7 क्या था? डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। सेक्शन नंबर 9 लेवी एंड कलेक्शन। अरे रिपीट करोगे। सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन नंबर 11 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कुछ भी। सेक्शन नंबर 12 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 13 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई सुन रहा है क्या? और 14 है चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे देना। सेक्शन 12 कौन सा था?
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, नोटबुक छोड़ दो, पहले तो नोटबुक छोड़ोगे तो समझेगा, बराबर है। इधर इस पे ध्यान दो, बस एकदम सिंपल है। अगर मेरा बैच चालू हुआ 1 अक्टूबर को, बच्चे ने पैसा दिया 19 अक्टूबर को, मेरा बैच कंप्लीट हुआ 31 अक्टूबर को, चालू कभी हुआ 1, पेमेंट कभी मिला 19, और बैच कंप्लीट कभी हुआ 31। सुनो सुनो, तो टैक्स 1 को एप्लीकेबल होएगा, 19 को एप्लीकेबल होएगा, 31 को आंसर नहीं चाहिए। जो भी डेट आएगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं, जो भी डेट आएगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं। बट ये डेट ढूंढने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इनवॉइस कभी बना के देना है। क्या मालूम होना चाहिए? इनवॉइस, अभी ये जो नेक्स्ट 4-5 सेक्शन पढ़ा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 14, 15 वैल्यूएशन, 16 आईटीसी, 17, 18 आईटीसी, ये वाले 7 सेक्शन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है। एकदम सिंपल है। गवर्नमेंट बोलता है गुड्स के केस में इनवॉइस एक दिन भी डिले नहीं चलेगा, ऑन और बिफोर द रिमूवल या तो डिलीवरी बिल बनाने का है। तो मेरे फैक्ट्री से जिस दिन सामान मिला उस दिन बिल बनाना है या उसके पहले बिल बनाना है, एक दिन भी डिले अलाउड। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, क्या मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, तो जिस दिन स्टेटमेंट बनेगा उस दिन आपको बिल बनाना, चलो जिस दिन। तो मैंने 100 किलो सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो बंदा 20 किलो सीमेंट लाया तो 20 किलो का बिल साथ में लेके आएगा, 30 किलो सीमेंट लाया तो 30 किलो का बिल साथ में लेके आएगा। तो हर एक स्टेटमेंट के साथ साथ इनवॉइस को बनाना। सिमिलरली अगर सेल ऑन अप्रूवल है, सेल ऑन अप्रूवल मतलब क्या, माल सामने वाले ने खरीद लिया है या अभी अपन ने उसको दिया है, वो अप्रूव बाद में देगा। अभी अपन ने गुड्स दिया बट वो अप्रूवल अभी देने वाला है या बाद में देने वाला है? बाद में। रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, अप्रूवल अभी देने वाला है या बाद में? आंसर बोल रहे हो क्या? सेल ऑन अप्रूवल में आपके फैक्ट्री से जब सामान निकला तब बिल बनाने का जरूरत नहीं है, जब सामने वाले ने एक्सेप्ट किया तब बिल बनाना है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। इतना समझा? आंसर बोलोगे सामने वाला एक्सेप्ट कभी तक करना चाहिए? 6 महीने में कर लिया तो बात बराबर है, 6 महीने में एक्सेप्ट भी नहीं किया, 6 महीने में रिटर्न भी नहीं आया, तो ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स होएगा। चलो ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स होएगा। कितने लोगों को नहीं सकता? श्योर? अरे बोलो यार, यस सर, क्लियर, फाइन। सर्विसेज में बोलोगे इनवॉइस कभी बनाने का है? नॉर्मल नहीं, नॉर्मल में इनवॉइस कभी बनाने का है? बिफोर भी चलेगा, आफ्टर भी चलेगा, बट विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज फ्रॉम व्हाट? द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो 45 डेज, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो कितना? 45। सर्विस में कंटिन्यूअस सप्लाई, पहले तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब सर्विस जो मोर देन 3 मंथ चलेगा। क्या बोला? सर्विस जो मोर देन 3 मंथ चलेगा। अगर ड्यू डेट मालूम है तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, इवेंट है तो ऑन और बिफोर द इवेंट, और अगर दोनों नहीं है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट। ये क्या पढ़ा अपन ने? इनवॉइस अंडर जीएसटी के इनवॉइस कभी बनाने का। अब एक मिनट सुनिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। रिपीट करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लीज एक मिनट शांति रहो ना। इनवॉइस आपने टाइम पे बनाना चाहिए। क्या होगा? इनवॉइस। अगर इनवॉइस टाइम पे बनाया तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस नहीं बनाया तो लास्ट डे व्हेन द इनवॉइस वाज इशू। क्या बोला? लास्ट डे व्हेन द इनवॉइस वाज इशू। अगर सर्विसेज का केस है तो इनवॉइस अगर टाइम पे बनाया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस टाइम पे नहीं बनाया तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आई होप इतना समझेगा, बराबर है। गुड्स में पेमेंट मैटर नहीं करता है बट सर्विस में पेमेंट मैटर करेगा। गुड्स में मैटर करने वाला नहीं है, सर्विस में मैटर करेगा। अच्छा, पेमेंट कभी लो जब बुक्स में पैसा आया या तो जब बैंक में आया, विच एवर इज अर्लियर। क्या बुक्स में आया या तो बैंक में आया, विच एवर इज अर्लियर। इज दैट पॉइंट क्लियर? श्योर। आंसर बोलते रहोगे प्लीज। अगर 1000 रुपए तक का एडवांस पेमेंट है, एक्सेस पेमेंट कितने रुपए का?
1000, तो उसमें आपको डेट ऑफ पेमेंट नहीं देखना है, जब बिल बनाओगे तभी टैक्स आएगा। लिखाया था वो तो इनवॉइस है, इनवॉइस का भाई। आगे देखो, आगे 1000 रुपए लिखा है, लिखा है पेमेंट वाले। एक एग्जांपल कराएगा बूढ़ा फुफा, वो 200 रुपया नहीं, वो अलग है। आंसर बोलना ना, डेट ऑफ इनवॉइस, बोर्ड पे ध्यान दो ना, डेट ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ सप्लाई, बराबर है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। वोडाफोन वाले ने ना जनवरी का मुझे बिल बना के दिया 5 फरवरी को, पेमेंट का ड्यू डेट था 15 फरवरी, और इनवॉइस बना के दिया 1150 रुपए का। रिपीट कर रहे हो क्या, कौन सा डेट है? जनवरी का इनवॉइस 5 फेब को बनाया 1150 का, और 15 फेब को मैंने पैसा दिया, बट जब मैंने पैसा दिया ना तो मैंने गलती से 50 रुपया ज्यादा पे कर दिया, 1200 रुपया पे कर दिया। कितना पे कर दिया? रिपीट नहीं कर, बिल कितने का है? 1150, बट पेमेंट कितना किया? 1200। कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया? तो गवर्नमेंट बोलता है नीरज 5 फरवरी को 1150 पे ही टैक्स भर, 1200 पे भरने का जरूरत नहीं है। कितने पे टैक्स भरना है? 1150। तो ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा भरा ना, जब नेक्स्ट बिल बनेगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा ना, तो ये 50 रुपए पे टैक्स अभी मत भरना, 50 रुपया जब नेक्स्ट बिल में एडजस्ट होएगा तभी टैक्स भरते हैं। अरे यार कोई ऐसा 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपए के लिए बार बार टैक्स भरता बैठेगा क्या? नहीं, ये एडवांस पेमेंट है या एक्स्ट्रा पेमेंट है? कितने रुपए तक का एक्स्ट्रा पेमेंट है? 1000। कितने रुपए तक का है? तो जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा तब टैक्स नहीं भरना है, जब ये नेक्स्ट बिल में एडजस्ट होएगा तभी भर देगी। जब एक्स्ट्रा आएगा तो टैक्स नहीं भरना है, जब नेक्स्ट बिल बनेगा तब एडजस्ट कर। लिख दो ना, नोटबुक में ऐड कर दो फटाफट। नोटबुक में ऐड कर दो। ऐड कर दो ना। इफ there is a supply of service, if there is a supply of service, if there is a supply of service and there is an excess payment, and there is an excess payment up to ₹1000, up to ₹1000, then on such excess payment, on such excess payment, GST will be, GST will be payable at the time of invoice, at the time when such payment is adjusted towards invoice, at the time when such payment is adjusted towards invoice. Towards invoice. लिखा है, then ये एग्जांपल कॉपी कर दो ना, याद नहीं रहेगा। एक लाइन पे बराबर कॉपी कर दो। Then such excess payment, time of supply will be invoice when such payment is adjusted, when such payment is adjusted. लिख दिया, फटाफट आंसर बोलते रहोगे प्लीज, फटाफट।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब बोलो। परफेक्ट है, रिपीट करो ना बाकी लोग। क्या बोला? टैक्स विल बी पेड बाय द रिसीवर इंस्टेड ऑफ क्या बोला? सप्लायर। सो बोर्ड पे ध्यान देना, इसमें प्लीज पहले सर्विस रिवाइज करना। अगर सर्विस कवर्ड है आरसीएम, क्या कवर्ड है आरसीएम में? सर्विस। तो पेमेंट देखना है, पेमेंट 60 डेज में होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। पेमेंट कितने दिन में होना चाहिए? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ। अगर पेमेंट 60 डेज में हो गया तो जिस दिन पेमेंट आएगा उस दिन टैक्स भरना है। क्या? जिस दिन पेमेंट आएगा उस दिन टैक्स भरना है। और अगर पेमेंट 60 डेज में नहीं हुआ तो 61st डे, मतलब डे इमीडिएटली सक्सीडिंग द 60th डे। गुड्स के केस में यही 60 डेज कितना हो गया? 30 डेज। और यहाँ पे अर्लियर वाला रूल आ गया, या तो डेट ऑफ पेमेंट या तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, या तो 31st डे और रिसिप्ट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। इज दैट मच क्लियर? आंसर बोलोगे फटाफट। अगर वाउचर है, वाउचर का मतलब शॉपर स्टॉप वाला एग्जांपल याद होगा। तो अगर नेचर ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, रिपीट करोगे, नेचर ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू। आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन। सो डीमार्ट, अमेजॉन, शॉपर स्टॉप में रिडम्पशन बिकॉज मालूम नहीं है क्या खरीदने वाला है। बाटा फुटवेयर में मालूम है जूता खरीदेगा तो डेट ऑफ इशू। इतना पॉइंट क्लियर है? So that was your time of supply under GST. इतना समझेगा? अरे बोलो यार। रेसिडेंट मतलब अपने काम का नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट बोलता है ऊपर वाले रूल से नहीं निकाल पा रहे हो तो रिटर्न फाइल करोगे, वो डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ फाइलिंग। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सेक्शन 13 मैंने कराया है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना। ये जो 14 है वो मैंने तुम लोग को लास्ट में कराया है, जब मॉड्यूल मंगवाया था और मैंने बोला था एक साल लास्ट जो बाकी है वो करा रहा हूँ, उसमें जाके देखोगे तुम लोग तो एग्जाम्पल मिलेगा। प्लीज बोलना, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, सुन रहे हो, उसके ऊपर टैक्स का रेट था 12%, गवर्नमेंट ने ये रेट चेंज करके कर दिया 18%। रिपीट करोगे? जब सर्विस दिया चालू किया था तब रेट कितना था? 12%, और इन बिटवीन रेट चेंज हो गया, कितना हो गया? 18%। तो अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, क्या बोला? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो सेक्शन 14 में एप्लीकेबिलिटी आ जाएगा। सेक्शन 14 लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जहाँ पे आप लोगों ने मॉड्यूल लाया था, मिला सेक्शन 14। इवन मुलुंड ब्रांच में भी सेम लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। मुलुंड वाले ऑनलाइन है क्या? मुलुंड यस और नो? चलो इधर ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा बाद में ढूंढना ना, बाद में ढूंढना चाहिए। मैंने लेक्चर चालू किया तब रेट कितना था? 12%, और बीच में रेट कितना चेंज हो गया? 18%। तो टाइम सप्लाई कौन सा लेना है बोर्ड पे ध्यान देना। हमेशा पहले चेक करो इनवॉइस और पेमेंट कभी का है। अगर रेट 1 अक्टूबर को चेंज हो रहा है, कभी चेंज हो रहा है, इनवॉइस और पेमेंट दोनों 1 अक्टूबर के पहले का है या दोनों 1 अक्टूबर के बाद का है, तो हमेशा विच एवर इज द, इनवॉइस सितंबर का है, पेमेंट भी सितंबर का है, दोनों कभी आया? अक्टूबर के पहले। इनवॉइस नवंबर का है, पेमेंट भी नवंबर का है, कभी आया? और दोनों अगर पहले या दोनों बाद में है तो विच एवर इज अर्लियर, चला विच एवर इज अर्लियर। बट अगर इनवॉइस सितंबर का है और पेमेंट अक्टूबर में आया, पेमेंट अक्टूबर का है, इनवॉइस अक्टूबर का है, पेमेंट सितंबर में आया, बेटा एक रेट चेंज होने के पहले का है और एक रेट चेंज होने के बाद का है। तो सुन रहे हैं? तो गोल्डन रूल था, अगर सर्विस पहले दिया बिफोर सो विच एवर इज अर्लियर, और सर्विस बाद में दिया तो विच एवर इज लेटर। पहले दिया तो विच एवर इज अर्लियर, बाद में दिया तो विच एवर इज लेटर, और अगर दोनों डेट पे सेम रेट है तो हमेशा विच एवर इज अर्लियर। दोनों डेट पे सेम रेट है तो हमेशा विच एवर, रिपीट नहीं कर रहे हो, दोनों डेट पे सेम रेट है तो हमेशा विच एवर इज अर्लियर। बट अगर एक पहले है और एक बाद में है तो विच एवर इज अर्लियर, अगर बिफोर है तो लेटर, विच एवर इज आफ्टर। इज दैट क्लियर? श्योर। ये एग्जाम्पल के बिना समझेगा नहीं, एग्जाम्पल अपन ने क्लास में पढ़ा होगा, उधर से देखना। इज दैट मच क्लियर? सो दैट वाज योर टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? 5 मिनट दे रहा हूं, नोटबुक रिवाइज करो, डाउट है तो पूछ सकते। टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 200 रुपए तो सुनिए, 200 रुपए तक इनवॉइस बनाना है, बनाओ नहीं बनाना है तो बनाओ।
इनवॉइस आप एक महीने में रिवाइज कर सकते हो अगर पहले आपके पास नंबर नहीं था। और क्या उसमें वो कंपोजिशन डीलर है तो इनवॉइस के बदले वो बनाएगा क्या, बिल ऑफ सप्लाई। मतलब जहाँ पे टैक्स नहीं आता है उन लोग बिल ऑफ सप्लाई बनाते हैं। अगर तेरे को एडवांस मिला तो तू रिसीव वाउचर बनाएगा, एडवांस रिटर्न कर दिया तो रिफंड वाउचर बनाएगा, और आरसीएम में रिसीपमेंट इनवॉइस बनाएगा। ऑनलाइन एनी डाउट? 5-7 मिनट रिलैक्स करो, वैल्यूएशन पढ़ाता हूँ, आईटीसी पढ़ाता हूँ। टेक 5 मिनट्स का ब्रेक। सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, बोलोगे क्या? असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब अगर मैंने आपसे लेक्चर के लिए 1 लाख रुपया लिया तो टैक्स कितने पे आएगा? 1 लाख। अगर मैंने 80,000 रुपया लिया तो टैक्स 80,000। अगर मैंने 10,000 लिया तो टैक्स 10,000 रुपये। क्वेश्चन है सिर्फ 2 कंडीशन है, पार्टीज क्या नहीं होना चाहिए, रिलेटेड, और प्राइस मतलब मनी सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। मनी मस्ट बी द क्या बोला? सोल कंसिडरेशन। कितना समझेगा? अब असेसेबल वैल्यू में कुछ चीज ऐड करना है और कुछ चीज लेस करना है। ऐड क्या क्या करना है? टीसी पार्सी। क्या क्या ऐड करना है? टीसी पार्सी। टी मतलब टैक्सेस अदर देन जीएसटी, सी मतलब कमीशन ऐड होएगा, पी मतलब पैकिंग ऐड होएगा, ए मतलब एनी एक्सपेंस इंकर्ड बाय द सप्लायर बिफोर डिलीवरी। क्या एनी एक्सपेंस इंकर्ड बाय द सप्लायर बिफोर डिलीवरी। फिर बाद में एस मतलब सब्सिडी ऐड करना है, गवर्नमेंट का है तो नहीं ऐड करना है, नॉन गवर्नमेंट है तो ऐड करना है। फिर आई मतलब इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी ऑन डिलेड पेमेंट। ये सब वैल्यूएशन में ऐड होगा। बोलो यार, टीसी पारसी में टी मतलब अदर देन जीएसटी, सी मतलब, पी मतलब पैकिंग, ए मतलब एनी एक्सपेंस इंकर्ड बाय द सप्लायर, आर मतलब एनी एक्सपेंस इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सब्सिडी ऐड करना है या नहीं करना? गवर्नमेंट का है तो ऐड नहीं करना है, नॉन गवर्नमेंट है तो ऐड करना है, और इंटरेस्ट और लेट फीस ऑन डिलेड पेमेंट ऐड हो जाएगा। बराबर है। वैल्यू में से सिर्फ एक ही चीज माइनस होने वाली है, क्या? डिस्काउंट। अगर जब मैं माल बेच रहा हूं तब मुझे मालूम है कि मैं डिस्काउंट देना है तो माइनस होने वाला है। इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन होना चाहिए। क्या? इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन। बट माल बेचने के बाद अगर डिस्काउंट दिया तो माइनस होएगा 3 केस का। एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, और आईटीसी सामने वाला रिवर्सल करना चाहिए। क्या? आईटीसी सामने वाला रिवर्सल करना चाहिए। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड है तो डिस्काउंट माइनस होएगा, नहीं तो होने वाला नहीं। प्लीज बोलो, सम टैक्सेस विल बी एडेड या ऑल टैक्स? ऑल टैक्सेस विल बी एडेड अदर देन क्या था? जीएसटी और टीसीएस जो इनकम टैक्स में वो ऐड होने वाला नहीं है। बोर्ड पे ध्यान देना, नहीं तो समझेगा नहीं। सुन रहे हो क्या? चलो बोर्ड पे ध्यान देना। सुन रहे हो तो मैंने गवर्नमेंट बोलते हैं असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? पार्टीज जो है वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए और प्राइस होल कंसिडरेशन होना चाहिए। रूल नंबर 27 बोलता है कि नीरज अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो क्या होएगा? प्राइस नॉट द सोल कंसिडरेशन। अरे सुन रहे हो क्या? फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल बेचा और प्रोजेक्टर लिया, तो मोबाइल जो जा रहा है उसका वैल्यू लेना है। रिपीट करोगे, मोबाइल बेचा प्रोजेक्टर लिया तो बोलो बोलो यार, मोबाइल जा रहा है उसका वैल्यू। जो मोबाइल जा रहा है उसका वैल्यू नहीं पता है तो जो प्रोजेक्टर आ रहा है उसका वैल्यू। मोबाइल का वैल्यू भी नहीं मालूम है, प्रोजेक्टर का वैल्यू भी नहीं मालूम है, तो जो मार्केट में दूसरा मोबाइल मिल रहा है उसका प्राइस, दैट इज प्राइस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। चला, प्राइस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। और अगर वो भी नहीं मालूम है तो रूल नंबर 30-31 में जाएगा। किधर जाएगा? रूल नंबर 30-31। रूल नंबर 27 में मोबाइल गया, प्रोजेक्टर आया, तो किसका वैल्यू? मोबाइल नहीं है तो, प्रोजेक्टर भी नहीं है तो दूसरा मोबाइल, और अगर वो भी नहीं है तो रूल 30 एंड 31। रूल नंबर 28 बोलना ना, मैंने मोबाइल बेचा है और सामने मैंने अपनी बीवी को मोबाइल बेचा है, मतलब रिलेटेड पार्टी हो गया। तो उधर से प्रोजेक्टर आया, उधर से पैसा आया, उधर से फ्री में दिया, तो भी टैक्स आएगा नहीं आएगा? आएगा। किस पे आएगा? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ मोबाइल पे। रिपीट करोगे, किस पे आएगा? अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मालूम है तो सीधा लाइक काइंड एंड क्वालिटी। रिपीट करोगे क्या? ओपन मार्केट नहीं मालूम है तो सीधा लाइक काइंड एंड क्वालिटी। और अगर वो भी नहीं मालूम है तो सुनो सुनो, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुको ना, अच्छा पॉइंट है। मैंने बीवी को मोबाइल दिया
और बीवी ने किसी को मोबाइल 2 लाख में आगे बेच दिया, तो या तो ओपन मार्केट वैल्यू या तो 90% ऑफ 2 लाख, विच एवर इज लोअर। या तो क्या बोला, ओपन मार्केट वैल्यू या तो 90%। मतलब अगर मैंने किसी को गुड्स बेचा है रिलेटेड को और रिलेटेड आगे बेच रहा है, तो आपके पास चॉइस है कि उसके फर्दर सेलिंग प्राइस का 90% ले सकते हैं। रिपीट करोगे प्लीज। रूल नंबर 27 क्या था, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो मोबाइल का वैल्यू वो नहीं है, तो प्रोजेक्टर का वैल्यू दोनों नहीं है, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, अदरवाइज रूल नंबर 30-31 जो भी है। अच्छा, मोबाइल बीवी को बेचा तो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ मोबाइल वो नहीं है, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी। पर अगर बीवी आगे बेच रही है तो 90% ऑफ फर्दर सेलिंग प्राइस। इतना पॉइंट क्लियर है? आगे और कुछ है? नहीं। रूल नंबर 29 आंसर बोलोगे प्रिंसिपल एंड एजेंट। किसके बीच में ट्रांजैक्शन है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। सेम रूल एप्लीकेबल है रिलेटेड पार्टी वाला। बोर्ड पे ध्यान दोगे, प्रिंसिपल ने अगर गुड्स एजेंट को बेचा तो वैल्यू विल बी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ मोबाइल। क्या बोलो? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ। अगर नहीं मालूम है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और आगे जो बेचा है तो 90% वाला रूल एप्लीकेबल है। सेम है, मिल रहा है? पढ़ के खत्म करो ना। 27, 28, 29 सिर्फ 3 रूल पढ़ो ऑन द स्पॉट। 27, 28, 29 3 रूल पढ़ो बस। अगर बेटा मैं मोबाइल किसी को बेच रहा हूं और सामने वाला अगर क्रेडिट ले लेता है, तो जितने में आपने बेचा उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेगा। इनवॉइस वैल्यू विल बी ओपन मार्केट वैल्यू। तो अगर मैंने 10,000 का इनवॉइस बनाया और सामने वाले को क्रेडिट मिलता है, तो 10,000 ही ओपन मार्केट वैल्यू हो गया, अलग से वैल्यू ढूंढने का जरूरत नहीं है। वो यार समझे? चलो, रूल 27, 28, 29 में वैल्यू मालूम नहीं पड़ रहा है अपने को, कोई भी रीजन से। बोर्ड पे ध्यान देना। सो रूल नंबर 30 एप्लीकेबल है। बोर्ड पे ध्यान दो, नोटबुक छोड़िए। इधर वैल्यूएशन मालूम नहीं पड़ रहा है, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, तो रूल 30 बोलता है कि बेटा अगर आपने गुड्स खरीदा है, केवल आपने गुड्स, और उसको आगे बेचा और उसका वैल्यू नहीं मालूम है, तो इन दैट केस असेसेबल वैल्यू क्या रहेगा? असेसेबल वैल्यू रहेगा 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या 110% ऑफ? तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है, उस पर 10% प्रॉफिट ऐड कर दो और वो असेसेबल वैल्यू मिल गया। तो अगर 27, 28, 29 में रूल वैल्यूएशन नहीं मालूम पड़ रहा है, तो 110% ऑफ कॉस्ट विल बी योर आंसर। फिर एक रूल नंबर 32 पढ़ा होगा अगर किसी को याद है, प्रिजम्पटिव वाला। प्लीज इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में कैसे पूछेगा मालूम नहीं, सम आएगा थियरी आएगा पता नहीं। रूल नंबर 32 बोलता है, पहले इजी वाला करा था, सुनो ना। अगर एयर ट्रैवल एजेंट ने टिकट बुक किया, तो डोमेस्टिक टिकट बुक किया तो कमीशन अज्यूम होएगा 5% ऑफ टोटल फेयर, बेसिक फेयर मिला। और अगर इंटरनेशनल बुकिंग किया तो अज्यूम होएगा 10% ऑफ बेसिक फेयर। एयर ट्रैवल एजेंट का वैल्यू बोलोगे, डोमेस्टिक बुकिंग है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर और इंटरनेशनल है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में अगर कोई है, किसमें? एकदम सिंपल है, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने 10,000 प्रीमियम भरा, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम लोग 90% इन्वेस्ट कर देंगे, तो 10% टैक्सेबल होगा। 10,000 का 10% 1,000 रुपए पे टैक्स आएगा। कितने पे आएगा? 1,000 रुपए। मैंने 10,000 प्रीमियम भरा, उन लोग बोलते हैं सर मालूम ही नहीं कितना इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं बताया। तो सुन रहा है? प्लीज इधर बोर्ड पे ध्यान देना, नोटबुक छोड़ दो। अगर मैंने 10,000 प्रीमियम भरा और ये सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, एक ही बार प्रीमियम भरोगे वापस नहीं भरोगे, तो असेसेबल वैल्यू विल बी 10% ऑफ द प्रीमियम। कितना बोला? 10% ऑफ द प्रीमियम। मैंने अगर रेगुलर पॉलिसी है, पहले साल 10,000, फिर दूसरे साल 10,000, फिर तीसरे साल 10,000, तो पहले साल का वैल्यू विल बी 25%, उसके बाद वाला वैल्यू विल बी 12.5%।
पहले वाले साल का कितना है 25%, लास्ट वाले साल का कितना है 12.5। दैट वाज योर एयर ट्रैवल एजेंट एंड इंश्योरेंस बिजनेस। मिला? परफेक्ट है। अगर पॉलिसी ओनली टुवर्ड दिस कवर है मतलब लाइफ टर्म इंश्योरेंस तो 100% विल बी टैक्सेबल। ओके नेक्स्ट, वाउचर। आंसर बोलोगे प्लीज। अगर मैंने किसी को 10,000 का वाउचर 8,000 में मिला तो टैक्स तो 10,000 पे आए, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर। रिपीट करोगे, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर। प्लीज बोलना, आपके पास पीवीआर का वाउचर है 1,000 रुपए का, कितने का वाउचर है? आपने वो वाउचर 800 में खरीदा तो मूवी कितने की देख सकते हैं? 1,000 ना। तो जितने का वाउचर का वैल्यू है उस पर टैक्स नहीं आता है, जो गुड्स रिडीम हो सकता है उसके ऊपर टैक्स। कितना पॉइंट समझा? आंसर बोलते रहो ना। सेकेंड हैंड डीलर पढ़ा है, एकदम सिंपल है। मैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस जो सेकेंड हैंड कार बेचता हूँ, तो मैंने लोगों से सेकेंड हैंड कार ली और किसी को आगे बेच दी। कार खरीदी 5 लाख में, बेची 6 लाख में, तो टैक्स 1 लाख पे आएगा। किस पे आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अगर मैं आईटीसी नहीं लेता हूँ, आईटीसी लूंगा तो 6 लाख में बेचा तो 6 लाख पे, आईटीसी नहीं लिया तो 1 लाख पे। कार 5 लाख में खरीदी, सेकेंड हैंड थी तो मालूम नहीं कितना मिलेगा, 4 लाख में बेच दी तो नेगेटिव 1 लाख आया लॉस, तो टैक्स आने वाला नहीं है। सेकेंड हैंड डीलर में आईटीसी नहीं लिया तो और नेगेटिव आया तो 0, और अगर आईटीसी लिया तो सेलिंग प्राइस जो है उस पर टैक्स आया। कितना क्लियर है? फिर 32 में अपन ने पढ़ा था फॉरेक्स एजेंट। मैं बोल रहा हूँ पढ़ो ही मत यार, ऐसे चले जाओ इतना। आंसर बोलोगे। मैं एचडीएफसी बैंक हूँ, मैंने $1 82 में बेचा है, आरबीआई बोलता है $1 का वैल्यू 81 है, तो कमीशन कितना हो गया? 1 रुपया। 82 माइनस 81, इतना समझा? अब आरबीआई मैंने 82 में बेचा, बट आरबीआई का रेट ही नहीं है, चलो आरबीआई का, तो 82 का 1% विल बी द वैल्यू। चलो 82 का 1% विल बी द वैल्यू। आरबीआई का रेट है तो सीधा उससे माइनस करो, आरबीआई का रेट नहीं है तो क्या लोगे? 1% ऑफ कन्वर्टेड वैल्यू। अच्छा, मैंने डॉलर्स को पाउंड में कन्वर्ट किया, तो पहले डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करो, फिर पाउंड को रुपीज में कन्वर्ट करो, फिर जो भी लोअर है उसका 1%। क्या बोला? पहले डॉलर को रुपीज, फिर पाउंड को रुपीज, फिर जो भी लोअर है उसका क्या लेंगे? 1%। दैट विल बी द टैक्स। और अगर आपको इतना मगजमारी नहीं करना है तो राइट हैंड साइड पे प्रिजम्पटिव दिया हुआ है, मिला? 1 लाख का कन्वर्जन है तो 1%, 1 से लेके 10 लाख का है तो 0.5%, और मोर देन 10 लाख है तो 0.10%। वापस से बोलो, पहले 1% था, फिर 1,000 रुपया प्लस 0.5, फिर 5,500 प्लस 0.10%। मिनिमम वैल्यू कितने का? 250 और मैक्सिमम 60,000। मिनिमम है 250, मैक्सिमम है 60। बोलो कितने लोगों को नहीं समझे? क्लियर है? तो दैट वाज योर वैल्यूएशन। प्लीज फटाफट रिवाइज कर लो। प्योर आंसर बोलना। अगर आपने किसी और, समझो ना, इधर बोर्ड पे ध्यान दो ना, रेल ट्रैवल एजेंट हूं, मैंने आपका रेल टिकट बुक करके दिया और मैंने आपको बिल बनाया 2,000 का टिकट और 500 रुपया मेरा कमीशन। टैक्स कितने पे आएगा? 500 पे। वो 2,000 का जो खर्चा है वो प्योर एजेंट वाला खर्चा है, मतलब अग्रीमेंट होना चाहिए अपन दोनों के बीच में, एक्चुअल जितना पैसा है उतना मेरे को रिकवर करना चाहिए, और मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए, और मेरा टाइटल नहीं होना चाहिए, तो वो ऐड नहीं करेगा। पढ़ो पढ़ो फटाफट, वैल्यूएशन 27 से पढ़ के खत्म करो जल्दी, अभी के अभी ऑन द स्पॉट। पढ़ो पढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करो। रूल 31A सुन रहे हो क्या? अगर लॉटरी टिकट बेचा है, लिखा है मैंने, लिखा है 100%, लास्ट में लिखा है, ओके लास्ट में लिखा होगा, हाँ सबसे लास्ट में लिखा होगा। एक मिनट इधर बोर्ड पे ध्यान दो, छोड़ो ढूंढना बंद करो। अगर 5,000 की लॉटरी टिकट बेची है तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 128, चलो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 128 असेसेबल वैल्यू आ गया। और अगर 5,000 का बेटिंग गैम्बलिंग का टिकट भरा है तो पूरे 5,000 पे आए। बेटिंग गैम्बलिंग है तो 100%, लॉटरी है तो 100 डिवाइड बाय 128, रूल 31 है, लास्ट में लिखा है। बट अच्छा रीड करो फटाफट बाकी। चलो आया जूम हो गया, सुन रहे हो?
आंसर बोलते रहोगे फटाफट जल्दी से। सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 आईटीसी मिला। फटाफट बोलते ना, नोटबुक देखोगे तो मिलेगा। पहला तो पढ़ने से पहले समझो, आईटीसी सारे टैक्स का मिलता है, ICSUT सबका क्रेडिट मिलेगा। आरसीएम में टैक्स भरा उसका भी क्रेडिट मिलेगा, इंपोर्ट पे जीएसटी भरा उसका भी मिलेगा। सिर्फ एक पे नहीं मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम वाले पे। किस पे नहीं मिलेगा? सारे परचेस का क्रेडिट मिलेगा। कैपिटल गुड्स परचेस किया, क्रेडिट अवेलेबल। इनपुट्स किया, क्रेडिट अवेलेबल। इनपुट सर्विस दिया, क्रेडिट अवेलेबल। मिला क्या? बराबर है। ओनली थिंग इज सेक्शन 16 में कंडीशन है, बोर्ड पे ध्यान देना, या तो नोटबुक में देखो, वॉट एवर। फटाफट बोलना है, सिंपल, बिना पढ़े बोलना। क्रेडिट हर एक आदमी को मिलेगा रजिस्टर्ड, बिजनेस परचेज या पर्सनल। बिजनेस और कौन से लेजर में जाना चाहिए? जीएसटीआर 2A। तो क्रेडिट लेजर में जाएगा तभी आईटीसी मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। रिपीट करोगे, क्रेडिट इज अवेलेबल टू होम? अवेलेबल इफ द परचेज इज मेड इन द बिजनेस। एंड कौन से लेजर में जाना चाहिए? क्रेडिट लेजर। फिर बोर्ड पे ध्यान दो ना, 16(2) क्रेडिट लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या फाइल करना पड़ेगा? रिटर्न्स। क्या फाइल करना पड़ेगा? रिटर्न्स। तो सुन रहा है क्या? और गवर्नमेंट को क्या पे करना है? टैक्स। गवर्नमेंट को क्या पे करना है? टैक्स। सामने वाली पार्टी को कितने दिन में पेमेंट देना है? 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। रिपीट करोगे, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। पेमेंट कर दिया तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं किया तो जो क्रेडिट लिया था वो रिवर्स करो, और फिर बाद में जब पेमेंट करोगे तो वापस से ले भी सकते हो। 180 डेज में पेमेंट किया तो सब बराबर है, नहीं किया तो रिवर्स करो, जब पेमेंट करोगे तब वापस से क्रेडिट ले लेना। तो सुन रहा है क्या? प्लीज आंसर बोलना। सामने वाला क्या फाइल करना चाहिए? जीएसटीआर 1। तो अपने एंट्री किधर आएगी? 2A 2B में। तो अपन जाके क्या ले पाएंगे? क्रेडिट। प्लीज बोलना। 1 लाख का एसी है, 18,000 जीएसटी। मैंने पूरे 1,18,000 पे डिप्रिसिएशन ले लिया, तो आईटीसी मिलने वाला नहीं है। अगर 1 लाख पे डिप्रिसिएशन लिया तो 18,000 का आईटीसी मिलेगा। आईटीसी लेना भूल गए, मिस्टेक हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी तक फिर ले सकते हो? 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग ईयर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्या वाला? 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग ईयर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इज दैट मच क्लियर? आंसर बोलते रहोगे आगे फटाफट। क्रेडिट के लिए सेक्शन नंबर, ये सब तो वही है, 180 डेज में पेमेंट करो एंड सो ऑन सो ऑन। 17(5) इधर बोर्ड पे ध्यान दो ना। 17(1) पहले बोलो। 17(1) एकदम सिंपल है। अगर एसी बिजनेस, अगर कोई प्रोजेक्टर बिजनेस में भी यूज हो रहा है, घर पे भी यूज हो रहा है, पूरा क्रेडिट मिलेगा ओनली बिजनेस का? ओनली बिजनेस का। अच्छा, कोई चीज टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज हो रहा है, एग्जेम्प्ट में भी यूज हो रहा है, तो क्रेडिट पूरे का मिलेगा सिर्फ टैक्सेबल का? एग्जेम्पशन पे आप टैक्स नहीं भरते, तो एग्जेम्पशन पे टैक्स नहीं भरोगे तो क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों में यूज हो रहा है तो ओनली बिजनेस। टैक्सेबल एग्जेम दोनों में यूज हो रहा है तो ओनली टैक्सेबल। एग्जेम सप्लाई पे क्रेडिट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। अरे यार, एग्जाम पे टैक्स नहीं भरोगे तो एग्जाम सप्लाई का क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना। एग्जाम सप्लाई मतलब नील रेटेड सप्लाई, एग्जाम अंडर सेक्शन नंबर 11, नॉन टैक्सेबल, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सिक्योरिटी और आरसीएम, ये सब के लिए अगर आपने कुछ खरीदा है तो क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, बिकॉज ये एग्जाम सप्लाई हो गया। कौन सा सप्लाई हो गया? एग्जाम। 17(4) बैंक्स के पास ऑप्शन है कि 50% क्रेडिट ले लेंगे और बैलेंस 50% लैप्स हो जाए। चलो 50% ले लेंगे और बैलेंस 50% लैप्स हो जाए। कितना समझा? देन सबसे इंपॉर्टेंट 17(5) ब्लॉक क्रेडिट। कोई सुन रहा है? प्लीज बोलो। आईटीसी सारे बिजनेस परचेस पे मिलता है, यस और नो? यस, बट 4 पे नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल बराबर इसमें मिलने वाला नहीं है। बट अगर मेंट फॉर गुड्स है तो मिलेगा, मेंट फॉर पर्सन है तो नहीं मिलेगा। बट अगर ऑफिशियल कैपेसिटी मोर देन 13 है तो मिलेगा, बराबर है। और 3 बिजनेस में हमेशा मिलता है। आपका कार बेचने का बिजनेस है, कार डीलर, या आप कार भाड़े पे देने की बिजनेस में हो, एयर इंडिया ये सब, या आप मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, तो हमेशा मिलेगा। रिपीट करोगे, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल क्रेडिट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। बट अगर मेंट फॉर गुड्स है तो मिलेगा, ऑफिशियल कैपेसिटी मोर देन 13 है तो मिलेगा, और अगर 3 बिजनेस है, कौन से वाले? फर्दर सप्लाई, मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ट्रांसपोर्ट, तो हमेशा मिलेगा।
अगर कार पे क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो उससे रिलेटेड खर्चों पे, रिपेयर इंश्योरेंस पे भी नहीं मिलेगा। कार पे मिल रहा है तो उसके खर्चों पे भी मिलेगा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा होगा, बोर्ड पे ध्यान देना, पर्सनल कंजम्पशन, फूड एंड बेवरेजेस, रिपीट करोगे क्या क्या? देन आउटडोर केटरिंग, कैसे मिलेगा बेटा, ये नॉट एलिजिबल ना। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब पे मिलने वाला नहीं है। प्लीज कमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है यार, ये सब आना चाहिए था तुमको। ये सब पे नहीं मिलता है, बट अगर ये मैंडेटरी बाय लॉ है या तो फिर अगर ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है तो मिलेगा। सो अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि कैंटीन सेटअप करो तो उसके रिलेटेड खर्चों पे आईटीसी मिलेगा। गवर्नमेंट ने बोला है मेडिकल इंश्योरेंस निकालो तो उसके खर्चों पे आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज मिलने वाला नहीं। नेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लेता है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चों पे भी आईटीसी मिलने वाला नहीं है। इस पे नहीं मिलने वाला है। कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयर एंड रेनोवेशन, अगर खर्चा कैपिटलाइज किया है तो नहीं मिलेगा, रेवेन्यू खर्चा है तो मिलेगा। कैपिटलाइज है तो नहीं मिलेगा, रेवेन्यू है तो मिलेगा। इज दैट मच क्लियर? आंसर बोलोगे। लास्ट था, कंपोजिशन डीलर से खरीदा या गुड्स लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड है तो क्रेडिट मिलने वाला। इतना समझेगा, रिवाइज करो ना सेक्शन 16 और 17। सेक्शन 16 एंड 17 रिवाइज करो। सेक्शन नंबर 18 सुनना प्लीज, एक एग्जांपल के ऊपर पूरा टॉपिक है, बोर्ड पे ध्यान देना। एक आदमी ने ना 1 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन लिमिट उसका क्रॉस हुआ 20 लाख। 25 अक्टूबर को उसने अप्लाई किया कि मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए और गवर्नमेंट ने 27 अक्टूबर को सर्टिफिकेट दे दिया। रिपीट करोगे प्लीज। टर्नओवर कभी एक्सीड हुआ 1 अक्टूबर, अप्लाई कभी किया 25 अक्टूबर और सर्टिफिकेट कभी मिला 27। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया, जैसे अपन ने 25 को अप्लाई कर दिया था, अगर आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया तो हम लोग आपको रजिस्ट्रेशन मानेंगे 1 अक्टूबर को। कभी से मानेंगे? तो 1 अक्टूबर के बाद तो आप जो भी चीज परचेज कर रहे हो, जो भी, सबका क्रेडिट मिलेगा। बट अगर इसके पहले वाला कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, या तो स्टॉक में, या तो फिनिश गुड्स में, या तो सेमी फिनिश गुड्स में, तो इस पे आपने पहले क्रेडिट नहीं लिया होगा, अभी आप सब पे क्रेडिट ले सकते हो। रिपीट कर रहे हो क्या? रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया उस दिन देखना है, टर्नओवर एक्सीड हुआ उस दिन देखना है, या सर्टिफिकेट मिला उस दिन देखना है? अरे नहीं यार, टर्नओवर एक्सीड हुआ उस दिन देखना है। क्या वाला टर्नओवर एक्सीड हुआ उस दिन? क्या देखना है? पुराना स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, उस पे क्रेडिट नहीं लिया था तो भी अभी क्रेडिट मिल जाएगा। अप्लाई कितने दिन में करना है? 30 दिन। बोलो इतने में कोई डाउट? DC any doubt in this? सेम एग्जांपल है, पर मैं वॉलेंट्री नंबर ले रहा हूँ। वॉलेंट्री का मतलब मैं लायबल नहीं हूं, बट फिर भी नंबर के लिए अप्लाई कर दिया। सो 5 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया कि मुझे नंबर दो, 12 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने नंबर दे दिया। रिपीट करोगे, अप्लाई कभी किया और नंबर कभी मिला 12। तो पहले मेरे को लायबल था या नहीं था? नहीं था, बट मैं वॉलेंट्री नंबर ले रहा हूं तो सेम रूल एप्लीकेबल है कि जो पुराना इनपुट स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स में उस पर क्रेडिट ले सकते हो, सिर्फ डेट बदल गया। यहाँ पे जब से सर्टिफिकेट मिलेगा तभी से नंबर आईटी से मिलेगा। कभी से लेना है? जब इसे सर्टिफिकेट मिला तभी से। उधर क्या था? जब टर्नओवर एक्सीड हुआ वो डेट, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिला वो डेट, दोनों में डिफरेंस समझा? एग्जैक्टली सेम है। ऊपर में लाइबल था और मेरे को 30 डेज में अप्लाई करना है, यहाँ पे मैं वॉलेंट्रीली अप्लाई कर रहा हूं। इज दैट मच क्लियर? DC, इज दैट क्लियर? ओके बेटा, अभी मैं कंपोजिशन डीलर हूं, कोई सुन रहा है तो प्लीज बोलना। 5 अक्टूबर के पहले मैं कंपोजिशन डीलर था, 5 अक्टूबर के बाद मैं नॉर्मल डीलर बन गया। तो जब मैं कंपोजिशन डीलर था मुझे आईटीसी नहीं मिलता था और अभी से आईटीसी मिलेगा। प्लस 5 अक्टूबर जब आप एग्जिट लोगे उस दिन जो भी इनपुट स्टॉक में है, सेमी फिनिश गुड्स में है या फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़ा है, यहाँ पे नया पॉइंट आया होगा, प्लस कैपिटल गुड्स जो पुराना था उस पे भी आपको आईटीसी मिलेगा। कैपिटल गुड्स पे पूरा मिलेगा
या 5% माइनस करके, या दो तीनों पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में डिफरेंस है। यहाँ पे कैपिटल गुड्स पे भी मिलता है आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर, आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर। सेम है, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट। अगर पहले मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा था और अब वो टैक्सेबल सप्लाई हो गया, पहले कौन सा सप्लाई था और अभी कौन सा है, टैक्सेबल। पहले आईटीसी मिलता था या नहीं मिलता था, एग्जाम था तो आईटीसी नहीं मिलता था, टैक्सेबल है तो आईटीसी मिलेगा, प्लस पुराने इनपुट्स पे भी मिलेगा और कैपिटल गुड्स पे भी मिलेगा आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर। इज दैट मच क्लियर? प्लीज बोलो, अगर मुझे पहले आईटीसी नहीं मिलता था और अभी मिलना चालू होएगा तो सुना, पहले आईटीसी मिलता था या नहीं मिलता था, नहीं मिलता था, और अभी आईटीसी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, बट आपको मैक्सिमम 1 साल पुराने स्टॉक पे आईटीसी मिलने वाला है। मैक्सिमम कितना साल पुराना, 1 साल। कितना क्लियर है? जो अभी पढ़ा ना एग्जैक्ट उसका उल्टा 18, एग्जैक्ट उसका उल्टा। प्लीज बोलो, पहले कौन सा डीलर था, नॉर्मल, इधर ध्यान दो ना, अभी कौन सा बन गया, कंपोजिशन। पहले टैक्सेबल गुड्स बेचता था, अब एग्जाम बेचता, तो पहले आईटीसी लेता था, अभी आईटीसी नहीं मिलेगा, प्लस पुराना जो इनपुट स्टॉक में है और कैपिटल गुड्स में है जिसपे आप क्रेडिट ऑलरेडी ले चुके हो, अब आपको पे करना पड़ेगा। क्या, अब आपको क्या पे करना पड़ेगा, पुराना क्रेडिट जो लिया है और अभी स्टॉक में पड़ा है वो आपको पे करना पड़ेगा 18 के अंदर। इज दैट मच क्लियर? बाकी लोग कोई डाउट है? आंसर बोल सकता है कोई? अगर आपने कैपिटल गुड्स खरीदा है तो आईटीसी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? कैपिटल गुड्स को आईटीसी मिलता है, नहीं मिलता है? मिलता है, बट कंडीशन है कि आपको मिनिमम बिजनेस में कितना साल यूज करना है, 5 साल। रिपीट करो, नहीं तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने। कैपिटल गुड्स पे आईटीसी मिलता है, नहीं मिलता है? मिलता है, बट आपको मिनिमम कितना साल यूज करना है, 5 साल। आंसर बोलोगे 5 साल के पहले अगर बेच दिया तो जितना आईटीसी लिया था वो -5% पर क्वार्टर और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर पे कर। और आईटीसी लिया ही नहीं था तो टैक्स भरने का कोई जरूरत नहीं, आईटीसी लिया ही नहीं था तो टैक्स भरने का कोई जरूरत नहीं। इज दैट मच क्लियर? आंसर बोल सकता है कोई? सेक्शन नंबर 19, एक मिनट बीच में बात नहीं करना, यहाँ पे रेमंड्स है प्रिंसिपल और यहाँ पे अरविंद मिल्स है जॉब वर्कर, बराबर है? आंसर बोलो ना, प्रिंसिपल कौन है, रेमंड्स। रेमंड्स के फैक्ट्री में फैब्रिक आया और फिर इसने अरविंद मिल को भेज दिया, या फैब्रिक डायरेक्टली अरविंद मिल को इसने भिजवा दिया। तो सुनना बेटा, गवर्नमेंट बोलता है जॉब वर्क के केस में प्रिंसिपल को ही हमेशा क्रेडिट मिलेगा। किसको हमेशा क्रेडिट मिलेगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने अपना गुड जॉब वर्कर को दे दिया या डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास चला गया, जो भी सिचुएशन, ओरिजिनल ओनर कौन है, प्रिंसिपल, तो आईटीसी किसको मिलने वाला है, प्रिंसिपल। पहला पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो यार, कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जॉब वर्कर के यहां से या तो कैपिटल गुड्स और इनपुट्स वापस से लेके आओ या तो डायरेक्टली यहां से बेचो। क्या जॉब वर्कर के यहां से क्या लेके आना है वापस से, गुड्स और इनपुट्स वापस लेके आओ या तो डायरेक्टली बेचो। जो भी करना है कितने टाइम पे करना है, इनपुट्स के लिए 1 ईयर, कैपिटल गुड्स के लिए 3 इयर्स। रिपीट करोगे, इनपुट्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए 3 इयर्स। इतना पॉइंट समझा? श्योर? अरे बोलो यार। और अगर नहीं आया तो एक्सटेंशन तो मिला तो ठीक है, 1 ईयर इनपुट्स का, 2 ईयर कैपिटल गुड्स का, बट वापस नहीं आया, एक्सटेंशन भी नहीं मिला, तो फिर ऐसा मानेंगे कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स बेचा था और उस पर टैक्स आ जाएगा, टीम सप्लाई मान के टैक्स आ जाएगा। प्लीज बोलो, प्रिंसिपल को आईटीसी मिलता है या जॉब वर्कर को? प्रिंसिपल को, प्रोवाइडेड जो माल बेचा है वो वहां से रिटर्न आ जाना चाहिए या तो सेल हो जाना चाहिए विद इन हाउ मेनी ईयर, 1 ईयर फॉर इनपुट्स, 3 ईयर फॉर कैपिटल गुड्स। आ गया तो सब बराबर है, नहीं आया तो जो पहले माल बेचा था उस पर टैक्स भरो, रिवर्सल करो। इज दैट मच क्लियर? ऑनलाइन इज दैट मच क्लियर? प्लीज बोलना। सेक्शन 20 मतलब क्या? एक एग्जांपल है, प्रोविंस वालों का 5 सेंटर है, मुंबई, गुजरात, पंजाब,
और भी दो लेना, 3 सेंटर है, मुंबई, गुजरात, पंजाब। रिपीट करोगे कितना है? बोलो बोलो कितना है? कौन सा? मुंबई, गुजरात, पंजाब। अब है ना, जितने भी प्रोफेसर है सारे के सारे प्रोफेसर बिल मुंबई में बना के देते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ मुंबई में क्रेडिट बहुत जमा हो गया, पंजाब गुजरात में कोई बिल ही नहीं बना। तो अगर चाहिए तो जो मुंबई ऑफिस है प्रोविंस वाला, वो अपने आप को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह रजिस्टर करवाए। किसकी तरह? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सारे बिल किधर बन रहे हैं? मुंबई में। बट लेक्चर तो सब हर जगह पे ले रहा है ना, सुनना अगर सुनना है तो यार। किधर क्रेडिट मिल रहा है? मुंबई में। तो मुंबई ऑफिस अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो अगर एक प्रोफेसर ने पंजाब में लेक्चर लिया है तो ये मुंबई ऑफिस उसका क्रेडिट पंजाब में भेज देगा। एक प्रोफेसर ने सिर्फ गुजरात में लेक्चर लिया है तो इसका क्रेडिट गुजरात में चला गया। पंजाब में लिया तो पंजाब को भेजेगा क्या? क्रेडिट। गुजरात में लेक्चर लिया तो गुजरात। एक प्रोफेसर ने पंजाब गुजरात दोनों में लिया तो क्रेडिट दोनों में डिवाइड करेगा, जो भी टर्नओवर रेशियो है उसमें। कौन से रेशियो में? अरे यार, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या? आपने मॉड्यूल से पढ़ा है लास्ट दिन, बराबर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या? अपना एक ऑफिस है जहाँ पे सारे बिल मिल रहे हैं, अगर वो ऑफिस का जो क्रेडिट है आपको दूसरे ऑफिस में डिवाइड करना है तो आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह नंबर ले लो। नंबर कैसे लोगे? अगर नंबर लेने के बाद पंजाब का एक वो है क्रेडिट, तो पंजाब में जाएगा। गुजरात है तो, और पंजाब गुजरात दोनों में है तो टर्नओवर में डिवाइड। अच्छा, मुंबई, पंजाब, गुजरात तीनों जगह पे लेक्चर लिया तो तीनों में डिवाइड होएगा टर्नओवर रेशियो। इक्वल कुछ नहीं होता है। कौन से रेशियो में डिवाइड होएगा? टर्नओवर रेशियो। समझेगा क्या? प्लीज बोलना। महाराष्ट्र का क्रेडिट पंजाब में भेजना है तो कैसे जाएगा? आईजीएसटी की तरह। कैसे जाएगा? महाराष्ट्र का क्रेडिट गुजरात में भेजना है तो आईजीएसटी की तरह। महाराष्ट्र का क्रेडिट महाराष्ट्र में भेजना है तो सी और एस की तरह भी जा सकता है, आई की तरह भी जा सकता है। कितना पॉइंट क्लियर? पढ़ो ना, सेक्शन 18, 19, 20 रिवाइज करो, डाउट है तो पूछो। पढ़ लिया? चलो आंसर बोलोगे। पेमेंट ऑफ टैक्स, आंसर बोलना है, ये तो फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। अगर आपको टैक्स पे करना है तो एक फिक्स फॉर्मेट था, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर माइनस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विल गिव मी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। पहले कौन सा क्रेडिट यूज करूंगा? आईजीएसटी पहले किधर यूज होएगा? आईजीएसटी के पेमेंट में। बचेगा तो किधर यूज होएगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, एनी मैनर, एनी प्रपोज। फिर सी का क्रेडिट किधर यूज होएगा? बचेगा तो, और एस में यूज होने वाला नहीं। एस का क्रेडिट किधर यूज होएगा? एस में। बचेगा तो आई में, सी में यूज होने वाला नहीं है। इतना पॉइंट समझेगा? प्लीज बोलना। कैश लेजर मतलब जो एक्चुअल बैंक में पैसा दिया है। क्या वाला कैश लेजर मतलब? एक्चुअल बैंक में पैसा दिया है। सुनना, अपनी इज्जत ध्यान दो, आपके एमसीक्यू में पूछेगा। क्रेडिट लेजर सिर्फ टैक्स पे करने के लिए यूज हो सकता है। मतलब मेरे को अगर इंटरेस्ट पेनल्टी भरना है तो वो सिर्फ कैश से पे होएगा। किससे पे होएगा? क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, कैश लेजर कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, और क्या बोला? एनी अदर सम। ये अमेंडमेंट है, तुम लोग को मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया याद नहीं है बिल्कुल भी। ये पढ़ाया था कैश लेजर में बैलेंस इधर उधर जा सकता है, बराबर है। हाँ, क्रेडिट लेजर सुनो, क्रेडिट लेजर में लिमिटेड है। आई पहले आई में जाएगा फिर सी। कैश लेजर में ऐसा कुछ नहीं। सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो ना। मेरे अकाउंटेंट ने बोला सर 5 लाख रुपया टैक्स भरना है, वेबसाइट पे जाके भर दो। तो मैंने आईजीएसटी में 5 लाख भर दिया। कितना? फिर उसका फोन आया, बोला सर आपने गलत कर दिया, आपको 5 लाख आई में नहीं भरना था, सी और एस में भरना था। तो वो जो आईजीएसटी में 5 लाख है वो आप सी और एस में ट्रांसफर कर सकते हो। क्या? सी और एस में ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 9 से। चलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? जीएसटी पीएमटी 9 से। परफेक्ट। कोई सुन रहा है क्या? आंसर बोलोगे? आंसर बोलोगे? किधर टैक्स भरा था? उसको सी और एस में ट्रांसफर किया। फिर बाद में वो बोला सर सॉरी 2.5 लाख नहीं भरना था, 2 लाख टैक्स में भरना था, 50-50 इंटरेस्ट में भरना था। तो वो भी अलाउड है। तो एक मेजर हेड का बैलेंस दूसरे मेजर हेड या दूसरे माइनर हेड किधर भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? श्योर? बोलते रहो यार। क्लियर है? बराबर।
So that was your input tax credit. That was your input tax credit. चलो ध्यान दो ना, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सुन रहा है, वो जो एकदम प्रोसीजर थियरी है, रजिस्ट्रेशन जो रट्टा मारना है, रिटर्न जो रट्टा मारना है, वो तुम लोग को करना है, वो पढ़ाने लायक नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सुन रहा है, आंसर बोलोगे फटाफट प्लीज। इंट्रा स्टेट पे कौन सा टैक्स, एसी बंद नहीं करना कुछ भी। तो इंट्रा स्टेट पे कौन सा टैक्स आता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंटर स्टेट पे कौन सा टैक्स आता है? आईजीएसटी। रिपीट करोगे, इंट्रा पे कौन सा है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंटर पे कौन सा है? आईजीएसटी। मालूम कैसे पड़ेगा इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट है? दो चीज से, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। रिपीट करोगे, किसका लोकेशन है? सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस। प्लीज बोलना, सप्लायर मुंबई का है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है, तो कौन सा सप्लाई हो गया? इंटर स्टेट। कौन सा सप्लाई हो गया? तो अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर। सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों के दोनों सेम स्टेट में, तो क्या मानेंगे? इंट्रा। दोनों डिफरेंट में तो इंटर, दोनों सेम में तो इंट्रा। इतना पॉइंट याद रहेगा। तीन सप्लाई को हमेशा इंटर बोलेंगे। सप्लाई टू और बाय एसईजेड, सप्लाई टू फॉरेन टूरिस्ट, क्या? सप्लाई टू और बाय एसईजेड एंड सप्लाई टू क्या बोला? फॉरेन टूरिस्ट। और कुछ पढ़ाया था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा क्या होएगा? इंटरस्टेट। हमेशा क्या होएगा? इंटरस्टेट। कितना पॉइंट समझेगा? प्लीज आंसर बोलना। अब प्लेस ऑफ सप्लाई सर मालूम कैसे पड़ेगा? सेक्शन 10 गुड्स के लिए है, 12 और 13 सर्विसेज के लिए। 10 किसके लिए और 12 और 13 सर्विस। एकदम सिंपल है, बोलना ना। मैंने बोला मैं आपके घर पे सामान डिलीवर करती हूँ, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स है या नहीं है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आपका घर, प्लेस वेयर द डिलीवरी टर्मिनेट्स। क्या होता? प्लेस वेयर द डिलीवरी टर्मिनेट्स। 10(1)B मेरे को बोलो ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार में ज्यादा डाउट पूछना। आपने मुझे ऑर्डर दिया सर 500 डीबी चाहिए। मैंने बोला सर ठीक है, आप जिधर बोलोगे उधर मैं पहुंचा दूं। किसने ऑर्डर दिया? गुजरात वाले ने, मुंबई वाले। रिपीट करोगे, किसने ऑर्डर दिया? गुजरात वाले ने, मुंबई वाले। मुंबई वाला बोलता है सर जिधर बोलोगे पहुंचा दो। गुजरात वाले ने इसको बोला कि सर आप एक काम करो, राजस्थान वाले को डायरेक्टली डिलीवर करो। ऑर्डर किसने दिया है? गुजरात वाले ने। किसको ऑर्डर दिया? मुंबई वाले को। बट उसने बोला मुझे सामान मत दो, सीधा राजस्थान पहुंचा दो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात। जिसने ऑर्डर दिया उसी का प्लेस होएगा। तो जिसने ऑर्डर दिया उसी का प्लेस होएगा। दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, उसका एग्जांपल दिखाया होगा। नहीं, जो ऑर्डर देता है वो थर्ड पर्सन, वो ऑर्डर देता है वो थर्ड पर्सन। उसका ए और बी और सी वाला एग्जांपल लिखाया क्या? ए बी सी तीन एग्जांपल लिखाया था, एक ही एग्जांपल पढ़ो ना, वो एग्जांपल पढ़ो। आंसर बोलोगे? 10(1)C बोलो ना। कस्टमर मेरे दुकान पे आके सामान लेके जा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स है या नहीं है? नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आपका दुकान। मतलब क्या? जहाँ पे गुड्स डिलीवर हो रहा है, जहाँ पे क्या वाला गुड्स डिलीवर हो रहा है। आंसर बोलना फटाफट यार। आपने बोला है कि सर एसी खरीदने का है और एसी इंस्टॉल भी करके दे, तो असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन का कॉन्ट्रैक्ट है किसका? तो प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। क्या वाला? प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। और अगर ट्रेन के अंदर खाना बेचा, एरोप्लेन के अंदर कुछ बेचा है, तो प्लेस फ्रॉम वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। मतलब प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन। कितना समझेगा? फटाफट रिवाइज करो सेक्शन नंबर 10 जल्दी से। 3-4 मिनट प्लेस ऑफ सप्लाई रिवाइज। आंसर बोलो। सेक्शन नंबर 12 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर सप्लायर भी इंडिया का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है, तो सेक्शन 12 आएगा। रिपीट करोगे, कौन इंडिया का है? सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के, तो सेक्शन नंबर क्या आएगा? 12। इधर बोर्ड पे ध्यान देना फटाफट।
जनरल प्रोविजन बोलता है अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो मैटर ही खत्म हो गया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्या रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर लोकेशन रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है बट अगर उसका एड्रेस आपके पास पता है तो इट विल बी रेसिपिएंट का एड्रेस, अगर नहीं पता है तो सप्लायर का एड्रेस। रिपीट करोगे, अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड है तो एलओआर, नहीं है तो एलओएस। अब सिंपल सिंपल है, फटाफट बोलोगे। सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विसेज क्या बोला है? डायरेक्टली रिलेटेड, तो कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, आर्किटेक्ट, रेंट पे देना, तो जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है उधर। अगर प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट में है तो ईच स्टेट, और प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो एलओआर। और यार मुंबई वाले ने वो दिल्ली वाले को शिमला में होटल बना के दिया तो शिमला, शिमला और दिल्ली दोनों में बनाया तो दोनों एज पर द अग्रीमेंट। और अगर होटल दुबई में बनाया तो दिल्ली, दैट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सेक्शन नंबर 12(4) प्लीज बोलना। परफॉर्मेंस बेस्ड, रेस्टोरेंट, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर। बिना पढ़े बोल दो, क्या रेस्टोरेंट वाला आपका एड्रेस मानता है? नहीं, तो प्लेस वेयर इट इज एक्चुअली परफॉर्म। सो हेयर कट जिधर करवाने गए, प्लेस ऑफ सप्लाई उसका एड्रेस हो गया। 12(5) परफॉर्म ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। मैंने कंपनी के एम्प्लॉइज को हायर किया। किसको हायर किया? उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं। अगर कंपनी रजिस्टर्ड सूरत में है तो आंसर गुजरात हो गया, और कंपनी अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे मैंने ट्रेनिंग दिया वो दैट इज मुंबई। रिपीट करो, कंपनी रजिस्टर्ड है तो एलओआर, अनरजिस्टर्ड है तो वेदर ट्रेनिंग इज कंडक्टेड। एडमिशन टू एन इवेंट, इधर ध्यान दो ना। अगर आपने कोई इवेंट का टिकट बेचा है, आईपीएल का टिकट बेचा, तो प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड, चला प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड, रिपीट नहीं करे, प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड। और अगर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट है तो रजिस्टर्ड है तो एलओआर, अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे इवेंट हो रहा है, इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो ईच लोकेशन। रिपीट करो यार, एडमिशन, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, बुक को भूल जाओ। एडमिशन टिकट बेचा तो इवेंट का लोकेशन, बट इवेंट मैनेजर ने इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज करके दिया तो रजिस्टर्ड है तो एलओआर, अनरजिस्टर्ड है तो इवेंट, इवेंट इंडिया के बाहर है तो एलओआर, इवेंट मल्टीपल स्टेट में तो ईच स्टेट, ईच स्टेट। कितना समझेगा? आंसर बोलोगे फटाफट प्लीज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर रजिस्टर्ड है तो एलओआर, रिपीट नहीं करना, रजिस्टर्ड है तो एलओआर। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में भी रजिस्टर्ड है तो एलओआर, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो जहां से उसके हाथ में सामान दिया डिलीवरी के लिए, दैट, तो उसको बोला अहमदाबाद से सामान लेके दिल्ली लेके जा, तो आंसर विल बी अहमदाबाद। अच्छा, पैसेंजर में अगर पैसेंजर अनरजिस्टर्ड है तो जहां से वो फ्लाइट में चढ़ रहा है, सो मुंबई से दिल्ली का फ्लाइट है, वो मुंबई से चढ़ा तो आंसर विल बी मुंबई, बराबर है। और अगर रिटर्न जर्नी है तो मुंबई से दिल्ली में तो दिल्ली विल बी द आंसर। समझेगा क्या? कंटिन्यूस जर्नी पढ़ाया है, बोलो यार। सिंगल टिकट है मुंबई सिंगापुर बाली का, सिंगल टिकट है तो कंटिन्यूस जर्नी ऑलवेज। क्या सिंगल टिकट है तो सेपरेट टिकट है, मुंबई से सिंगापुर का एक टिकट है, सिंगापुर से बाली का दूसरा टिकट है, तो दोनों अलग अलग। रिपीट करोगे, मुंबई टू बाली टू सिंगापुर एक ही टिकट है तो आंसर विल बी मुंबई। मुंबई से सिंगापुर एक टिकट है, सिंगापुर से बाली अलग है तो मुंबई एक का आंसर और दूसरे का आंसर क्या होगा? सिंगापुर, सेपरेट सेपरेट आंसर होगा। और रिटर्न जर्नी विल ऑलवेज बी सेपरेट जर्नी। अच्छा, स्टॉप ओवर, ओवर ओवर मतलब स्टॉप ओवर मतलब तू जर्नी ब्रेक कर रहा है, तो तू 4 दिन का छुट्टी मना रहा है फिर आगे जा रहा है, लिखा है। चलो इधर आंसर 12-10 ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस, बोलो यार। मैं क्रूज शिप में सेल कर रहा हूँ, सुनो बोर्ड पे ध्यान दो ना। जो क्रूज शिप मुंबई से कोचीन, कोचीन से कोलंबो, कोलंबो से मालदीव, जब कोचीन पे शिप थी तब मैंने मसाज दिया पैसा देके, तो आंसर क्या रहेगा? मुंबई, जहां से वो क्रूज शिप चालू हुई है वो दैट विल बी द आंसर। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट डिपार्चर, रिपीट करोगे क्या बोला है? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट डिपार्चर। कितना समझा है? टेली कम्युनिकेशन ऑनलाइन समझ रहा है? समझ रहा है? फास्ट जा रहा हूँ ये तो, यस ऑनलाइन समझ रहा है? चलो आंसर बोलोगे। टेलीकम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, बिना पढ़े बोलो, लैंडलाइन या तो मोबाइल। लैंडलाइन मतलब आपके वायर के थ्रू आ रहा है,
तो जहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल किया वो आंसर हो गया। मोबाइल का वो जहाँ पे अपना इंटरनेट है तो इंटरनेट का वो मॉडेम अटैच किया। अच्छा, मोबाइल मतलब वायरलेस। वायरलेस में प्रीपेड होता है, पोस्टपेड होता है। प्रीपेड में वाउचर होता है और पोस्टपेड में बिल आता है। बिल आया तो जहाँ पे बिल आया। अब वो ना एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, मतलब बहुत बार तुम्हारे एमसीक्यू में पूछा है, सी इंटर में अभी जो लास्ट पेपर था उसमें वैसे पूछा है कि नीरज जब गुजरात में था तब उसने नंबर लिया और गुजरात का एड्रेस। अब नीरज मुंबई में शिफ्ट हो गया और दिल्ली में रजिस्टर्ड है। बिल किधर बन रहा है? गुजरात, तो आंसर विल बी गुजरात। नीरज आज किधर है उससे मतलब नहीं है, बिलिंग एड्रेस देखना है। क्या देखना है? आंसर बोलोगे। अगर वाउचर है तो पहले वोडाफोन वाउचर अपने डीलर को बेचेगा, फिर डीलर कस्टमर को बेचेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डीलर का लोकेशन, या तो जब डीलर बेचेगा जहां पे बेचा। अच्छा, ऑनलाइन रिचार्ज कराया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्या वाला? ऑनलाइन रिचार्ज कराया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आंसर बोलो फटाफट यार। बैंकिंग सर्विसेज में अगर रेसिपिएंट का एड्रेस है तो आंसर क्या रहेगा? LOR। अगर नहीं अवेलेबल है तो क्या रहेगा? LOS। रेसिपिएंट का एड्रेस है तो LOR, नहीं है तो LOS। इंश्योरेंस कंपनी में कुछ भी हो जाए, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, हमेशा LOR। हमेशा क्या बोला है? LOR। और ये 13 में तो तुम फंसोगे। एडवर्टीजमेंट अगर सिर्फ गवर्नमेंट को दिया, किसको दिया? तो अगर गवर्नमेंट ने होर्डिंग महाराष्ट्र में लगाया तो आंसर महाराष्ट्र, गुजरात में लगाया तो आंसर गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात दोनों में लगाया तो दोनों स्टेट। बट दिस इज ओनली व्हेन इट इज टू गवर्नमेंट। प्रोविंस वालों ने एडवर्टीजमेंट का सर्विस लिया तो वो 12(2) में जाएगा। रजिस्टर्ड है तो LOR, अदरवाइज LOR। ये 12-14 है, सेक्शन नंबर 12। ये 13 दो बार है, 14। आंसर बोलोगे फटाफट प्लीज। सेक्शन नंबर 13 तुम्हारे मॉड्यूल में भी छोटा सा ही दिया है, प्लीज इधर बोर्ड पे ध्यान देना। 13(2) जनरल प्रोविजन। रेसिपिएंट का एड्रेस है तो LOR, नहीं है तो LOS। 13(3) परफॉर्मेंस बेस्ड। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी सर्विस जो बिना आदमी या बिना गुड्स के परफॉर्म नहीं कर सकते। प्लीज बोलना। कार रिपेयर वाला कार रिपेयर कर सकता है बिना कार के, तो वो 13(3) में जाए। हेयर कट वाला हेयर कट कर सकता है बिना पर्सन के, नहीं, तो 13(3) में जाएगा। प्लेस वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म, क्या प्लेस वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म। 13(4) एकदम इजी है, इमूवेबल है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। 13(5) एकदम इजी है, अगर आपने इवेंट से रिलेटेड सर्विस दिया तो प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड, लिखा है ना। 13(6) बोलो क्या है? ऊपर वाली तीनों सर्विस कहां पे परफॉर्म की है? मल्टीपल स्टेट में। मल्टीपल स्टेट या लंदन? नहीं, पहले वाला 13(6) लंदन। एग्जाम्पल लिखा है 13(6) क्या है? हाँ वही, सुनो सुनो। अगर एक मिनट सुनना, ओब्रॉय वाले ने MR दुबई वाले से कॉन्ट्रैक्ट लिया है और बोलता है बिल्डिंग बनाने का है लंदन में, दुबई में, मुंबई में, तो सबका आंसर रहेगा मुंबई। अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो आंसर क्या रहेगा? लोकेशन इन इंडिया। क्या होता है? लोकेशन इन इंडिया। पर अगर इंडिया में मल्टीपल लोकेशन है, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, तो आंसर विल बी ईच स्टेट। मिल रहा है? बाकी सब चीज सेम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में डेस्टिनेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में जहां से पैसेंजर चढ़ रहे हैं। मिला? OIDER में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, और ऑन बोर्ड में जहां से क्रूज शिप चल रहा है। मिल रहा है क्या? दैट वाज द सेक्शन नंबर 13। क्लियर है ना? क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ सेक्शन 7, 8, 9, 10 सुन रहे हो? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पूरा रिवाइज करवाया। प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा रिवाइज करवाया। तो सुन रहा है क्या? बाकी सब थियरी बेस्ड टॉपिक है। एग्जाम्पशन लिस्ट है, गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं आएगा, इस पे आएगा एंड सो ऑन। रजिस्ट्रेशन में फटाफट बोलो ना, उसको रजिस्ट्रेशन लेना है जिसका टर्नओवर किसको क्रॉस हो रहा है। TNM स्टेट है तो 10 लाख, टप्पू सैम स्टेट है तो 20 लाख, पूजा स्टेट है तो गुड्स है तो 20 लाख, गुड्स है तो 40 लाख, सर्विस है तो 20 लाख। मिल रहा है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। और IT NRI इको को नंबर लेना कंपलसरी है। सेक्शन 24 में लिखा होगा IT NRI इको, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, TDS TCS एप्लीकेबल एंड सो ऑन। पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ ओवरव्यू कर रहा हूं। रिटर्न्स के फॉर्म नंबर पढ़ के जाना, GSTR 1 कौन सा है, GSTR 2 कौन सा है, 3 कौन सा है एंड सो ऑन।
ये मैंने एक बार सुना, थियरी वाले टॉपिक को छोड़ के बाकी सारा का सारा रिवाइज कर।